हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज ऑन योर कैमरास। ओके, सो आई होप माय ऑडियो वीडियो इज क्लियर, AV इज क्लियर टू एवरीवन। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चलो ठीक है। Yes, ma'am. तो हम लोगों ने अपना फर्स्ट लेक्चर जो है परसों किया था। टुडे इज़ द सेकेंड लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर कमेंस करने से पहले लेट्स हैव अ स्मॉल क्वेश्चन आंसर राउंड, राइट? चलिए, सो फटाफट आई एम गोना आस्क फ्यू क्वेश्चंस directly to the specific person. You have to reply me. If you are not replying me, that means you are not studying or doing the revision. So first question is to Divya Rankwat, if I am pronouncing right. सो दिव्या, आपको मैं पूछती हूँ कि आपको मुझे बताना है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 5 chapters, ma'am. 3 है ना? 5, ma'am. अच्छा, और वो 3 कहाँ गए? जो पहले 8 हुआ करते थे वो 3 कहाँ गए? वो स्क्रैप हो गए, मैम. खत्म हो गए, ठीक है, ओके, स्क्रैप हो गए, बहुत सही। ओके ऋतु कुमारी, आप जो है पढ़ सकती हैं, कोई बात नहीं है, गिव इट अ रीडिंग, गुड। सुप्रिया, आप मुझे बताएंगी कि चैप्टर नंबर 1 किसका है? मैम इंट्रोडक्शन, किसका? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। Okay, done. Two of the boys, Ravinder and Ayush, you will tell me the chapter number 3 and chapter number 2 का name. Ma'am, chapter number 3 is about external reconstruction. Reconstruction? Sorry, external environment. Sorry, external environment. तो और And analysis second number is internal environment. और analysis किसका करते हैं हम? Sorry, ma'am. Yes, ma'am, आनंद, याद नहीं है। यस मैम। किसका एनालिसिस क्या करते हैं? क्वेश्चन है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट, 2 चैप्टर गुड, है। आई होप कि आपको समझ में आ गया आयुष, राइट? चलिए, सो नेक्स्ट Yes, वुड ma'am. बी अभिलाषा सिंह। यस अभिलाषा, चैप्टर नंबर 5 किसका है? 4 छोड़ो, 5 बताओ। लीडरशिप. लीडरशिप। हेलो. हाँ, आंसर तो गलत हो गया। दिव्यांश, 5th चैप्टर किसका है? implementation and evaluation. वेरी वेरी गुड। गीतांजलि, 4th चैप्टर किसका है? मैम चॉइसेस। कौन सी चॉइसेस? मैम चॉइसेस ऑफ स्ट्रेटेजी। एक ही नाम है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, सब जगह स्ट्रेटेजी लगानी मैम है। चॉइसेस ही था। हाँ, चलिए, ओके, आनंद बोलो। मैम 5th चैप्टर चॉइसेस था ना, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, और 4th चैप्टर इंप्लीमेंटेशन। अच्छा, एक बार आनंद के लिए तालियां बजाओ बेटा, सारे के सारे बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे। यस, चलो आनंद, अब अपनी आंखें खोलो बेटा, खोली, गुड। चलो, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हाउ मेनी चैप्टर्स डू वी हैव। ये पहले इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है? पहले मम्मी पापा को बोलेंगे चलो आप शादी कर दो, बाद में देखेंगे कौन कौन सी लड़की अवेलेबल थी है, चॉइसेस बाद में करेंगे। बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पद में ना बैठे, कंट्री के लिए सेफ होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सेफ होगा। ओके, चलिए, तो अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। मैं चैप्टर वाइज जा रही हूँ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को मैंने आपके साथ में शुरू करवाया था, थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगी, पिछला रिवाइज कराऊंगी। मैनेजमेंट के 2 पार्ट होते हैं, स्ट्रेटजिक के 2 पार्ट होते हैं। मैनेजमेंट के 2 मीनिंग मैंने आपको कराए, स्ट्रेटजी के 2 मीनिंग मैंने आपको कराए। मैनेजमेंट के 2 मीनिंग थे। पहला जो मीनिंग था दैट वाज इन रिलेशन टू द की ग्रुप ऑफ द पीपल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर, जो कि हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको, डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड सेकंड हमारा होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इजी। स्ट्रेटजी के 2 डेफिनेशन, एक डेफिनेशन तो इजी वाली थी, इट इज अ वे that is a business respond to the hostile and dynamic environment. And second क्या है? It is a long range blueprint of the company's IDD, organization
Image, direction, Image, Image, direction and destination. ओके, मैं यहाँ पर एक शब्द लिख रही हूँ, बताना कि वो किस में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा, ठीक है? Yes, ma'am. Destination. ओके डन। ये बस ऐसे एमसीक्यू बन जाएगा, कितना इजी था। चलो आगे चलते हैं। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो समझ में आ गया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आ सकता है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, समझते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर स्ट्रेटेजी की टाइप्स क्या रहते हैं, स्ट्रेटेजी के टाइप्स क्या रहते हैं। मैम ये समझना इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले भी तो हमने शायद टाइप्स पढ़ रखे हैं, बेटा टाइप्स वही हैं ऑलमोस्ट जो प्रीवियस सिलेबस के थे, बट अंदर का कंटेंट काफ़ी चेंज हो चुका है, तो मैं आपको जिस तरीके से समझाऊं उस तरीके से आप समझना। सो मेरे क्लास में एक बच्ची है, उस बच्ची का नाम है सुप्रिया, ठीक है, सुप्रिया। सुप्रिया कहती है कि मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो कि ना मतलब किसी के रिएक्शन का टाइम वेट नहीं करती है, किसी के कुछ करने का वेट नहीं करती है। मैं कौन हूँ, मैं तो फर्स्ट मूवर हूँ, मैं तो फर्स्ट मूवर हूँ, मैं ही सबसे पहले कुछ नया करके लेके आती हूँ, यानी कि मैं ही कुछ इनोवेटिव लेकर आती हूँ, मैं ही सब कुछ ना कुछ इनोवेटिव लेकर आती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा सुप्रिया तुम तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो, तो सुप्रिया एक बात मुझे बताओ, तुम जो ये कुछ नया लेकर आती हो ये कैसे ले आती हो, तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे तुम कुछ नया ले आती हो, तुम इंडस्ट्री में फर्स्ट मूवर बन जाती हो, तुम्हारे पास क्या है। कहती है मेरे पास माँ है। मैंने कहा नहीं वो छोड़ो, क्वालिटीज़ बताओ, इंग्रेडिएंट्स बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है। तो सुप्रिया कहती है मैम ऐसी थोड़ी ना हमने बाल सफ़ेद करे हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, मैं आज से थोड़ी ना हूँ, बहुत पहले से हूँ, आई हैव दी एक्सपीरियंस। मैंने कहा अच्छा, तो तुम एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या करती हो, एक्सपीरियंस के बेसिस पे यू ट्राई टू कम आउट विद समथिंग इनोवेटिव। मैंने कहा ओके। कहती मेरे पास नो हाउ है, मेरे को सब मालूम है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरे को सब पता है। नो हाउ का मतलब क्या होता है, नो हाउ का मतलब क्या होता है, इफ आई वांट टू हैव अ प्रोडक्ट, तो आपको उसका पूरा केमिकल सब्सटेंस पता है कि मुझे ये मिक्स करना है, ये मिक्स करना, तो मुझे ये मिल जाएगा, आपके पास पूरी नॉलेज है, Knowledge of doing something like यस this. मेथोडोलॉजी पता है आपको, हर चीज़ पता है कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। सो फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट माय हैंड रिटन नोट्स, राइट, सो हैंड रिटन नोट्स के लिए आई एम द फर्स्ट मूवर इन द इंडस्ट्री, मैं ही हूँ वो जिसने कि हैंड रिटन नोट्स इतने साल पहले से इंडस्ट्री में चले आ रहे हैं, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 5 years जब से हैंड रिटन नोट्स चल रहे हैं, एंड आई वॉज द फर्स्ट वन टू गिव द हैंडमेड नोट्स इन द इंडस्ट्री, मेरे बाद ही लोग आए थे, सो आई वॉज द फर्स्ट मूवर। तो हैंडमेड नोट्स ऐसे तो नहीं बन जाते हैं, आई वॉज इन टू दिस मेकिंग ऑफ नोट्स फ्रॉम so long, प्लस आई वॉज हैविंग अ नो हाउ कि मुझे लिखना कैसे है, प्रिंटिंग कैसे होगी, बच्चों तक कैसे जाएगा, इसका यूजफुलनेस कैसे होगा, हर चीज़ के लिए आई वॉज अवेयर अबाउट दी नो हाउ। बट अगर मैं बात करती हूँ से फॉर एग्जाम्पल बाकी लोगों की, तो बाकी लोगों ने क्या किया, हैंडमेड नोट्स के लिए जो हमारे नॉर्मल हमारी बुक होती है उस बुक को कॉपी पेस्ट करके उसका फ़ॉन्ट जो है हैंड रिटन वाला करा, ठीक है, और उसको हैंड रिटन नोट्स बोलना चालू कर दिया, राइट। सो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ नया नहीं लेके आए हैं, उन्होंने बस अपनी चीज़ अपने तरीके से दे दी है, बट नया कौन लेके आया, नया मैं लेके आई। सो आई वॉज द फर्स्ट मूवर इन द इंडस्ट्री गिविंग दी हैंड रिटन नोट्स, एंड दैट इज वाई when students are placing the order for such handmade notes, that is their trust on me। एंड 26 जनवरी को हम इसकी झलक दिखा रहे हैं, बट 26 जनवरी को झलक दिखाते ही इसका जो प्राइस है दैट विल नॉट बी 499 एनी मोर, दैट विल बी 799। चलिए आगे चलते हैं। मैंने सुप्रिया से बोला सुप्रिया वो बात तो सही है, बट मुझे ये बताओ तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, बट क्या, सुनना, मान लो एग्जाम्पल लेती हूँ, हमारे यहाँ पर वी हैव अ विमेन ओरिएंटेड सोसाइटी, राइट। सो मान लो मैं बोलूँ कि सुप्रिया कह रही है कि मैम मैं काम कर सकती हूँ, मैं केपेबल थी तो मैंने कर दिया, आज 10 साल के बाद शायद मेरी गृहस्थी होगी, ये होगा वो, मैं नहीं कर पाऊंगी। सो अगर कोई बंदा फर्स्ट मूवर बनना चाहता है तो उसके पास कैपेबिलिटी कैपेसिटी भी होनी चाहिए और टाइम वेंचर भी होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो हाउ कैन यू बी द फर्स्ट मूवर। अगर मेरे पास टाइम नहीं हो, मान लो मेरी शादी भी पक्की हो जाए और मुझे अभी हैंड रिटन नोट बनाने हो, तो मैं हैंड रिटन नोट पे फोकस करूंगी, मेरी शादी पे फोकस करूंगी।
शादी पे शुक्र है, शादी थैंक यू, पहले। थैंक यू, थैंक यू। कभी कभी लगता है अपन ही ओहो प्रशांत, नहीं इट्स नॉट लाइक दैट, it's like Prashant, it's like doing things in the betterment, in the taking focus of the students. ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको पता है जब मैंने हैंडमेड नोट्स लॉन्च किए ना, तो मेरे को अपने बारे में एक चीज़ पता थी कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। मेरी हैंड राइटिंग, मेरी प्रेजेंटेशन वॉज माई स्ट्रेंथ एंड माई टाइपिंग स्पीड वॉज माई वीकनेस। टाइपिंग, मैं इतनी जल्दी टाइपिंग नहीं कर सकती जितनी जल्दी मैं नोट्स बना सकती हूँ, और जितनी सुंदर मैं नोट्स हाथ से बना सकती हूँ ना, उतना सुंदर तरीके से क्या बोलते हैं, मैं शायद सिस्टम पे नहीं बना सकती। ये मेरी लिमिटेशन है, सबकी अपने प्लस और माइनस होते हैं ना। आई हैव बीन टू दैट जनरेशन जहाँ पे हम लिख कर ही करते थे चीज़ें। आई हैव नॉट बीन, दो आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन IT, बट इफ आई टॉक अबाउट दी टाइपिंग स्पीड, इट इज़ नॉट कप ऑफ माई टी। मैं कोई टाइपिंग थोड़ी करती रहती हूँ, तो आई हैव टू हैंड इट ओवर टू इन थर्ड पर्सन, फिर वो एनिमेशन करेंगे, वो डायग्राम्स बनाएंगे, उनको फिर मैं करेक्ट करूँ, ये करूँ वो करूँ। इससे अच्छा मैं अपने बच्चों को खुद से दूँ। तो मुझे मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता थी, उसी के अकॉर्डिंग मैं हैंडमेड नोट्स लेकर आई हूँ। सिमिलरली सुप्रिया ने कहा कि मैम मैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानती हूँ, स्ट्रेंथ पे मैं खेलती हूँ और वीकनेस को मैं पीछे रखती हूँ कि मुझे इस पर नहीं खेलना है। तो आपके पास में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है सुप्रिया? आपके पास में 4 इंग्रेडिएंट्स थे, जिसकी वजह से आप इंडस्ट्री में क्या बने, फर्स्ट मूवर बने। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है बच्चा पार्टी, जल्दी से मेरे साथ बोलेंगे सारे, कौन कौन से थे? एक्सपीरियंस, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए। स्ट्रेंथ पर खेलोगे आप अपनी और वीकनेस को पीछे रखोगे। मुझे पता है कि मैं मेरी हैंडराइटिंग पे खेल सकती हूँ, ऐसी प्रेजेंटेशन शायद कोई टीचर ना कर पाए, तो मैं मेरी स्ट्रेंथ पे खेलने की कोशिश करूंगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये था बेटा जो ये स्ट्रेटजी सुप्रिया ने लगाई। बताओ ये कौन सी स्ट्रेटजी? प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। अब क्या होता है कि आप एग्जाम में बस इतना लेके आते हो, प्रोएक्टिव इज द फर्स्ट मूवर, प्रोएक्टिव इज इनोवेटिव, बट मेरी क्लास में आपको इंग्रेडिएंट्स याद करवाए हैं मैंने। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। प्रोएक्टिव का मतलब क्या हुआ, आप फर्स्ट मूवर हैं, आप इंडस्ट्री में पहले आते हैं, आप इनोवेशन के साथ में आते हैं। और क्यों आते हैं, ये क्या है बेटा, इंग्रेडिएंट्स। इनको बेटा आप इंग्रेडिएंट्स भी बोल सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स भी बोल सकते हैं, इनको आप बेटा पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं कि किस किस पैरामीटर के बेसिस पर एक कंपनी जो है वो प्रोएक्टिव के लिए जाती है। अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो एक्सपीरियंस पे कांटा लगा दिया उसने, तो क्या वो कंपनी प्रोएक्टिव पे जाएगी? नहीं जाएगी, और जाएगी तो फेल हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? 4 वर्ड याद हो गए? डन 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 डन। चले आगे। ओके चलो अब दूसरी स्ट्रेटजी भी तुम ही बता दो। रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। अब देखो मैंने तुमको अभी भी बताया कि जब मैंने इंडस्ट्री में हैंडमेड नोट्स लॉन्च करे तो बाकी जो लोग हैं वो चुप थोड़ी बैठेंगे, क्या वो रिएक्शन देंगे? बिल्कुल देंगे। तो उस एक्शन पर क्या आता है, रिएक्शन आता है। पर रिएक्शन के लिए समझेंगे मेरी बात, तो रिएक्शन आता है तो रिएक्शन किस पर आता है? अगेन देयर आर इंग्रेडिएंट्स। भैया मैं ऐसे पागल थोड़ी हूँ, मान लो कोई बंदा रिएक्ट करता है, किसी बात पे तो रिएक्ट करता है, कोई बेस तो होता होगा रिएक्ट करने का। सोनाली मैम गुस्सा बड़ा करती है, पर किस बात पे गुस्सा करती है, कोई बात तो होगी ना। तो यानी कि देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, अगेन देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स फॉर द रिएक्टिव स्ट्रेटजी, राइट? सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो मुझे बताओ आपको क्या लगता है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते होंगे? मैम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज, ओके हम एडॉप्टेशन ओके मार्केट से अडॉप्ट करते हैं। मार्केट। ओके चलिए, सो फर्स्ट आई हैव गॉट द वेरी फर्स्ट थिंग इज मार्केट कंडीशंस। समझेंगे मार्केट कंडीशंस, मार्केट में जो कंडीशंस अवेल करती है। आज मार्केट में जैसे मार्केट में कोई चलन चलता है, मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है। अच्छा ओके, आजकल तो लोग ना ऐसे ऐसे मार्केट में, एग्जांपल मार्केट में कोई भी चीज़ आई, अच्छा आजकल तो लोग ना मार्केट में ये चीज़ दे रहे हैं। तो मार्केट में जो कंडीशंस फ्लो हो रही होती है, मार्केट में जो चीज़ें चल रही होती है, मार्केट में जो ट्रेंड्स हो रहे होते हैं, उनके बेसिस पे हम रिएक्शन देते हैं। आपको बता दूं पहले के ज़माने में लक्ष्मी नगर के अंदर ना पैम्पलेट्स देने के लिए
बॉय खड़ा करना पड़ता था और उससे आप पैम्पलेट बंटवाते थे ऐसे ऐसे करके। फिर मार्केट की क्या कंडीशन होती थी कि जैसे ही एक बच्चे ने बोला अरे मुझे कोचिंग करनी है, तो एक ऑफिस बॉय कहता था कि अच्छा रुको रुको रुको, हमारे यहाँ पर चलो। फिर जिस वो बच्चा पैम्पलेट ले रहा होता था, दूसरे की नज़र, अच्छा इसने इस वाली क्लास की पैम्पलेट ली है, यानी कि इसको कोचिंग चाहिए। जैसे ही वो बच्चा उस कोचिंग के बाहर आता था ना, वो दूसरा बॉय जो था उसको पकड़ता था, सर एक बार हमारे यहाँ भी देख लीजिए। थर्ड के पास जा रहा है, फोर्थ के पास जा रहा है। मार्केट की कंडीशंस ऐसी थी कि लोगों ने उस पर रिएक्ट करना चालू किया। उसने बोला कि आपको 60,000 में फुल मिल रहा है ग्रुप, मैं आपको 20,000 में करवा दूंगा, मैं आपको 30,000 में करवा दूंगा। तो मार्केट में जो कंडीशंस होती है ना, हम उस पर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ओके, इवन कोरोना इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन। मार्केट हिला दी पूरी की पूरी कोरोना ने। एजुकेशन इंडस्ट्री में आप हो, समझो इस बात को, पूरा हिला दिया, फेस टू फेस से पूरा ऑनलाइन लिया। मार्केट कंडीशंस। एंड नेक्स्ट इज बेटा मार्केट डेवलपमेंट्स। इससे भी फर्क पड़ता है। मार्केट डेवलपमेंट्स, मार्केट में होने वाले डेवलपमेंट। से फॉर एग्जांपल आप समझो कि पहले आप किसी फैकल्टी को क्या यूट्यूब पे सर्च करते थे? नहीं, एक आधे से पूछ लिया, सीनियर से पूछ लिया, या कॉलीग से पूछ लिया, ब्ला 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 ब्ला। बट आज जो है क्या हो गया है, आज तो आप यूट्यूब पे जाते हो, सबसे पहले यूट्यूब से पूछते हो भाई टीचर बता इस सब्जेक्ट का, डेमो दिखा इस सब्जेक्ट का। तो देयर हैज बीन द डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रीज, देयर हैज बीन द डेवलपमेंट इन द मार्केट। सो मार्केट के बेसिस पे मुझे रिएक्ट करना पड़ा। अगर मान लो इस टाइम में यूट्यूब से आउट हो जाऊं, क्या मेरा बिजनेस खत्म होगा? क्या कम होगा? बिल्कुल कम होगा, क्योंकि मार्केट डेवलप कर चुका है भाई। मार्केट यूट्यूब पे आ चुका है, बिक रहा है, सामान इंस्टाग्राम पे बिक रहा है। लहंगे जो है ना दुकान पे कम, इंस्टाग्राम पे ज्यादा बिक रहे हैं। मानोगे, सारी लड़कियां बैठी है मेरी क्लास में, इंस्टाग्राम पे ज्यादा बिक रहा है। ज्वेलरी बाहर कम बिक रही है, इंस्टाग्राम पे ज्यादा बिक रही है। लोग फोटो भी इंस्टाग्राम की ले लेके मार्केट में घूमते हैं। मार्केट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो मार्केट में होने वाले चेंजेस, मार्केट में होने वाले चेंजेस। तो मेरे को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मार्केट में क्या चेंज हुआ बेसिकली, यानी कि क्या कंडीशंस लगी, क्या डेवलपमेंट्स हुए। डेवलपमेंट डन। तो 2 इंग्रेडिएंट्स लगे। अब मेरा सवाल आप लोगों से कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये कौन सी स्ट्रेटजी है? Reactive. क्योंकि आपने रिएक्शन दिया। ओके, चलो ओके। तो यहाँ पर जिस बंदे ने, प्रोएक्टिव की बात करूं तो जिस बंदे ने, यहाँ पे सुप्रिया थी, उसने जो मूव चला था उसको फर्स्ट मूवर कहते हैं, है ना। तो बताओ, जो बंदा यहाँ पर, जैसे कि मान लो और लोग हैं जिन्होंने अपने हैंड रिटन नोट्स निकाले, उस बंदे को क्या बोलेंगे अगर यहाँ पर इसको फर्स्ट? फॉलोअर। अच्छा, उन्होंने मुझे फॉलो किया। Subsequent mover. कौन बोला सब्सिक्वेंट? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर वर्चुअल हैंड। ओके, गुड जॉब दिव्या, गुड जॉब। सो बेटा आपको मैं रेट कराती हूँ। ऑडिट पढ़ते हो? पहले ऑडिटर को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑडिटर। उसके बाद जो आते हैं उनको क्या बोलते हैं? Subsequent auditor. सेम वे, दिस इज द सब्सिक्वेंट मूवर। समझे? सब्सिक्वेंट मूवर। तो ये कॉम्पिटिटर नहीं होते, रिएक्टर नहीं बोलते, इनको क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट मूवर। ठीक है, चलो अब एक एमसीक्यू का क्वेश्चन कहता है प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी का दूसरा नाम बताओ। बताओ बताओ, कोई बता सकता है? Planned strategy. प्लान्ड स्ट्रेटजी को बोलते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। तो बताओ रिएक्टिव को क्या बोलते होंगे? Adaptive strategy. अडेप्टिव स्ट्रेटजी। किसी ने कुछ करा, उसको अडेप्ट किया और उसके अंदर क्या डाल दिया हमने? चेंजेस डाल दिए। अब मैं सीधा बोलती हूँ, किसी फैकल्टी के पास इतना टाइम नहीं है, समझना। एक्सपीरियंस है, हाँ। नो हाउ है, हाँ। स्ट्रेंथ और वीकनेस है, हाँ। कैपेसिटी नहीं है ना लिखने की, टाइम नहीं है ना लिखने का, तभी तो वो प्रोएक्टिव मूवर बन के कुछ नया नहीं लेके आ पा रहे हैं। मेरे हैंड नोट्स के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं बाय कॉपीइंग द कंटेंट ऑफ स्टडी मैटेरियल इनटू अ हैंड राइटिंग फॉर्मेट। This is what is going on in the industry. I can bet on this if anyone can provide me the handwritten notes. No one, absolutely not. मैम एप्पल प्रोएक्टिव हुआ कि रिएक्टिव? एप्पल हमेशा प्रोएक्टिव हुआ, बिल्कुल। एप्पल ओप्पो को देखो, एप्पल ने जब एप्पल एक्स लॉन्च हुआ, आईफोन एक्स लॉन्च हुआ, उसमें राउंड स्क्रीन थी, कर्व थे साइड के,
तुरंत ही मैं गई लेने के लिए, ठीक है। मैंने कहा ऐसे ऐसा है, फिर उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, मेरे फ़ोन आया, मेरा एक खर्चा आ गया। कोई बात नहीं, मैं वापस जाने लग गई। मेरे को दुकान वाले ने बोला, मैं कहा नहीं यार मेरे खर्चा आ गया, मैं आईफोन नहीं ले रही। उसने मुझे बोला मैम ओप्पो का ये वाला फ़ोन आया विच इज़ वेरी सिमिलर टू द आईफोन एक्स, वेरी सिमिलर टू आईफोन एक्स। मैंने कहा अच्छा दिखाओ, लिटरली इट वाज सिमिलर एंड आई टुक दैट फ़ोन बिकॉज दैट वाज इन माई बजट। अब आपको हो सकता है बाकी फैकल्टीज के नोट्स इससे कम प्राइस पे मिल जाए, राइट? सो दैट इज द ओप्पो, बट एप्पल आईफोन इज एप्पल आईफोन। चलो, तो अब लास्ट क्वेश्चन, चलो मुझे बताओ, तो क्या मैं हैंड रिटन नोट्स के केस में प्रोएक्टिव हूँ? यस और नो? यस। Yes, बट ma'am. क्या मैं हमेशा प्रोएक्टिव रहूंगी, हर चीज में प्रोएक्टिव रहूंगी? Yes, ma'am. No. नहीं, No, ऐसा ma'am. नहीं है। No, भाई ma'am. मेरे बाल जो है ना खत्म हो जाए अगर मैं हर चीज में प्रोएक्टिव रहूं तो, ठीक है ना? सो एक जो इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, कभी प्रोएक्टिव होती है कभी रिएक्टिव होती है। किसी केस में तो मैं भी रिएक्टिव हूँ। मैंने फेस टू फेस, मेरे को टोटल एक्सपीरियंस मेरा 10 साल का है पढ़ाने का, बट फेस टू फेस पढ़ाती रही, ऑनलाइन बाद में आई मैं, तो क्या हुआ? सो मैंने हर चीज़ में तो प्रोएक्टिव मूवर नहीं रखा। मुझे यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए था, 2011-12 में ही बना लेना चाहिए था, बट मैंने तो नहीं बनाया। सो दैट इज व्हाट द थिंग इज। सो एक कंपनी हमेशा प्रोएक्टिव नहीं हो सकती। अब क्या तुम डिफाइन कर सकते हो कितना परसेंट प्रोएक्टिव और कितना परसेंट रिएक्टिव? नहीं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी कैन बी पार्टली प्रोएक्टिव Partly proactive And and partly partly एंड reactive. पार्टली रिएक्टिव। It's a blend. Done? पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। याद हो गया? Yes, ma'am. yes, आंखें बंद करके एक बार इंग्रेडिएंट्स रिवाइज कर लो फटाफट से, मैं स्क्रीन दिखा रही हूँ। आंखें बंद करो। मजाक कर रही हूँ, आंखें बंद करोगे तो ये दिखेंगे कैसे? रिवाइज करो चलो। Experience, know-how, capacity. Experience, know-how, capacity, strength and weaknesses. Proactive होती है। प्लान इसे बोलते हैं, फर्स्ट मूवर, सेकंड मूवर, सब्सिक्वेंट मूवर। दे आर मैम मार्केट रिएक्टिव और डेवलपमेंट तो समझ आया, एडेप्टिव। कंडीशन एक और बार समझा देते। कंडीशंस देखो वही है, जैसे मार्केट में आपने सुना होगा बुल फेस, बियर फेस, कंडीशंस ही तो होती हैं ये, उस पर ही हम रिएक्ट करते हैं। मार्केट में जो चीज़ें हैपन होती हैं उनको कंडीशन बोल देते हैं कि मार्केट में भी आजकल ये कंडीशन है। अब जैसे मार्केट कंडीशन में अपनी सी इंडस्ट्री की बताऊं तो कंडीशन ये है कि सप्लायर ज़्यादा है और खरीदने वाले कम है, फैकल्टीज ज़्यादा हैं और बच्चे कम हैं आजकल। ये कंडीशन है मार्केट की। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि हर बच्चा जो पढ़ भी चुका होता है ना वो भी टीचर बन जाता है। हर बच्चा Yes, जो ma'am. पढ़ चुका होता है वो यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाता है। हर बच्चा पुराने अपने टीचर्स के पुराने टीचर से मतलब टीचर से पढ़ता है, अपने नोट्स बनाता है, फिर उसको बेचना शुरू कर देता है। ये चल रहा है। तो मार्केट की कंडीशन इस टाइम हालत ख़राब है। तो ये अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई मेरा स्टूडेंट ही पूछे कि क्या मुझे टीचिंग इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए, मैं उसे कांटा लगा दूंगी, भाई प्राइवेट जॉब ले ले, मना कर दूंगी मैं, ये कंडीशन है, खत्म। कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई नामी टीचर जो है खुद ही ग्रैब कर रहा है कि भैया आपके पास में बने बनाए प्लेटफॉर्म से ऑफर आ रहा है, ठीक है, तो ओके फाइन, फिर तो आपको पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है, उससे अच्छा बेटर क्या ही हो सकता है। बट पकी पकाई खिचड़ी हर एक को नहीं मिलती, मुझे भी नहीं मिली थी। जिसको मिल रही है ले लो, लकी हो तुम। ठीक है, चलो अब एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं स्टडी मैट से। सॉरी, चलो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है, पढ़ो। Strategy is partly proactive and partly reactive. A company secretary is typically a blend of proactive action on the part of manager to improve the company's market position and financial performance. Proactive actions on blend of proactive actions on the part of manager to improve the company's market position and financial reaction to unanticipated development, fresh market condition in a dynamic business
environment. अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स यानी जो आपने मार्केट के डेवलपमेंट्स हो रहे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे, हमने भी कभी नहीं सोचे थे कि सी इंडस्ट्री का हाल इतना बुरा हो जाएगा, लोग 1 रुपए में क्लासेस देंगे। Unexpected type. हाँ ओके, अब देखो डायग्राम देखो डायग्राम देखो, डायग्राम के अंदर आपको ये देखो ये मिल रहे हैं इंग्रेडिएंट्स, ये देखो Experience, know-how, strength and weaknesses, and competitive capabilities. Proactive strategy, new मिल गए initiative, है ना। proactive online, अब adaptive reaction अब to देखो यहाँ changes. पर आ रहा है रिएक्टिव अडेप्टिव रिएक्शंस, और उसके बाद हमारी आ जाती है एक्चुअल स्ट्रेटजी। तो नॉर्मली तो हमें डायग्राम वैसे ही बनाना है, एक्चुअल स्ट्रेटजी इज इक्वल टू प्रोएक्टिव प्लस रिएक्टिव, बट ये जो आपको कंटेंट मिला है इसके अंदर ये आपको लिखना होगा, दैट इज प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी इंक्लूड्स द फॉलोइंग, या फिर हैव सर्टेन पैरामीटर्स विच आर कंपनी एक्सपीरियंसेस, नो हाउ, स्ट्रेंथ, ये आपको अपना लिखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास इन द डायग्राम ऑल्सो, जो उसका हाईली इलैबोरेटेड वर्जन है वो यही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैम ये डायग्राम इसमें में हाँ बोलो। डायग्राम में ये जो मैम कंपनीज एक्सपीरियंस नो इसमें एरो देकर अबंडन स्ट्रेटेजी एलिमेंट्स क्यों लिखा गया है? छोड़ दो उसको, डोंट गो इन इतना इन डेप्थ। अतः मैं ये बोलूँगी डोंट गो इतना इन डेप्थ, इट इज़ जस्ट दैट कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप अबंडेंट का मतलब होता है जो कि आपने ख़त्म ही कर दिया है, ठीक है, तो भैया उसको यूज़ कर लो, दैट इज़ जस्ट द पॉइंट इज। ओके हाँ अच्छा, अब आपको मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो स्टडी मैट के पीछे भी दे रखा है। पीछे का मतलब क्या है, मतलब लास्ट में, जो आपको पता होगा ना, हर चैप्टर के लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर दे रखे होते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे बैक क्वेश्चन लास्ट में, हाँ ये क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको भी यहाँ पे बैक पे मिल जाएगा। तो आपने इसका जो कंटेंट है जो मैंने आपको मार्क करा है वो करना है, प्लस जो मैंने आपको प्लस जो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो यहाँ पे देख के रखा होगा वो आपको रीड करना है, वो और उतना ही आपको सफिशिएंट एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए तो अब आगे चलते हैं। प्रोएक्टिव रिएक्टिव का कंटेंट पिछली बार जैसा नहीं है, प्रोएक्टिव रिएक्टिव की समझ उतनी ही है, बट प्रोएक्टिव रिएक्टिव का कंटेंट चेंज है। ऋतु का माइक ऑफ करने के लिए बोला है, आयुष ने रिक्वेस्ट करी है Sorry. चलो, बट आई एम हैप्पी दैट आई एम हैविंग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड। ओके आगे चले, तो ये हो गया खत्म। अब देखो बेटा आगे चलना है। अब जो आगे हम करने जा रहे हैं इसमें से एक सवाल एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा इस वाले एग्जाम के अंदर। तो अब जो आप पढ़ने के लिए जा रहे हो समझ लो कि एक सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा, तो हाउ मच इम्पोर्टेंट इट विल बी इन योर एग्जामिनेशंस। रेडी गाइज? चलो अब आ जाओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर कितने टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर बेटा 4 टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। पहला है बेटा जी मीनिंग, आपको मीनिंग याद करना है। दूसरा है बेटा जी आपका ऑब्जेक्टिव, कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है। तीसरा है इम्पोर्टेंस, और चौथा है लिमिटेशंस। ठीक है, तो ये 4 बातें जो है आपको याद करनी है। अब मैं आपको हर टॉपिक जब पढ़ाऊंगी तो उसमें क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, किन किन चीज़ों से टॉपिक बनता है, मैं फिर छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स आपको हमेशा बनाऊंगी। जैसे विजन के अंदर क्वेश्चन अगर आता है विजन का, तो विजन के अंदर कितने टॉपिक्स हैं? विजन के अंदर 2 ही टॉपिक है, विजन का मीनिंग और विजन के एसेंशियल्स। समझ रहे हो? तो जब तक आपको ये छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स नहीं मिलेंगे तो आपको टॉपिक ना स्कैटर्ड दिखेगा, अरे इसका तो पता ही नहीं कहाँ से सवाल आया। बट अगर आप जानते हो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे सवाल आया तो इन 4 में से ही होगा कोई ना कोई। तो आप इवन ऐसा भी कर सकते हो कि कभी कोई क्वेश्चन आता है, आप फंस जाते हो कि मेरे को कौन सा आंसर लिखना चाहिए, तो उस केस में आप चिड़िया उनका गेम भी खेल सकते हो। नहीं यार मुझे लगता है देखो मीनिंग तो किसी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में लिमिटेशन नेगेटिव पॉइंट के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा ये, तो ओके, तो या तो ऑब्जेक्टिव लगेगा या तो इम्पोर्टेंस लगेगा। ऐसे करके आप छटनी कर सकते हो आंसर की, अगर आपको पता है कि उसमें कौन कौन से टॉपिक है, तो आप एग्जाम टाइम पे सही आंसर पे रीच करने के लिए योग्य पढ़ोगे। हालांकि मैं आपको भी टिप दूंगी जिससे कि आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शुरू करते हैं सबसे पहले हम मीनिंग से। मीनिंग बेटा इसका ऐसा है कि ज़िंदगी में याद रखना कि जो आप इसका मीनिंग पढ़ने के लिए जा रहे हो वो मीनिंग जो है आपको हर एक में लगाना है। मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्टिव आए बेटा तब भी मीनिंग लिखना है, अगर इम्पोर्टेंस आए तब भी मीनिंग लिखना है, लिमिटेशन आए तब भी मीनिंग लिखना है।
आई होप आई एम क्लियर विद यू। अगर ऑब्जेक्टिव आया तो भी मीनिंग लिखना है, इंपॉर्टेंस आया तो भी मीनिंग लिखना है, लिमिटेशन आया तो भी मीनिंग लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये मेरे बोले बिगर हो जाना चाहिए, मैंने एक बार ही बोल दिया मतलब काम खत्म। अब अगली बार से मेरे को ये नहीं होना चाहिए कि आपको मैंने कोई चीज़ बोली देखने के लिए और आपने मुझे लिख कर नहीं दी। मैं इसका जब हमारे टॉपिक पूरा हो जाएगा मैं आपको इसका एविडेंस भी दिखाऊंगी कि स्टडी मैट के अंदर ही हमारे में क्वेश्चन है। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, उसने क्वेश्चन में पूछा एग्जाम्पल इम्पोर्टेंस, साथ में ऑब्जेक्टिव, साथ में मीनिंग दे रखा है उसने, या उसने पूछा मीनिंग तो साथ में ऑब्जेक्टिव देता है वो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं विद ईच अदर। ओके चलिए, तो सबसे पहले मीनिंग इज मैंडेटरी, तो वी हैव टू गो विद द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो मीनिंग बहुत ही आसान है, आप सभी को याद होगा। प्लीज रेज योर हैंड जिसको मीनिंग नहीं आता स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। प्लीज रेज योर हैंड जिसको मीनिंग नहीं आता स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। सबको आता है ना? everyone is clear with the strategic management meaning? are you having your definition just मतलब मैं बोलूँ जैसे आपको ऑडिट की डेफिनेशन याद है तो वैसे आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन सुना सकते हो? ठीक है, डन है। तो आई विल गिव द चांस टू प्रांजल। प्रांजल आप स्टार्ट करो, आप मुझे डेफिनेशन बताओ, आप कहते हो कि आपको आती है। यस। Strategic management is a managerial process of defining the vision, setting goals and objectives, crafting strategy, implementing the strategy, and initiating corrective measures. ओके डन। बस ये था ना? ओके बस लॉक कर दूं? ओके पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। दिव्या, रुचि, तुषार, सब लोग अपना हैंड्स डाउन कर लीजिए। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि जो प्रांजल ने आपके सामने डेफिनेशन रखी है, मीनिंग रखा है, कौन लोग प्रांजल के साथ जाना चाहेंगे? बिल्कुल सही रखा है इसने, मतलब मैं इज एम आर गलती के बारे में बात नहीं कर रही बेटा, मतलब मैं कह रही हूँ ओवरऑल आपको सही लगती है डेफिनेशन, ठीक है, ओके है आपके हिसाब से, या आप भी यही बोलते तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। थम्स अप आपके पास रिएक्शंस में होगा नीचे, गिव मी अ थम्स अप, ऐसा होगा। प्रांजल देखो कितने लोग आपके साथ में हैं। चलिए ओके डन। पुट योर हैंड्स। इसमें तो इमोशंस की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब सबसे ज़्यादा देख लेते हैं कि भाई हमारे को काफ़ी बच्चों ने सपोर्ट किया है प्रांजल को, बट अब मेरा जो कंटेंट है वो आएगा बाहर, ठीक है, और कंपेयर करना प्रांजल एंड प्रांजल के फ्रेंड्स जिन्होंने प्रांजल को सपोर्ट किया। तो जो प्रांजल ने चीज़ें बोली हैं बहुत सही बोली हैं, मैं उसी को ही इलापिट जरा करती हूँ। सबसे पहले देखो बेटा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द फर्स्ट कीवर्ड जो आता है दैट इज अ मैनेजीरियल प्रोसेस। ये मैनेजरियल प्रोसेस क्यों है, खाली प्रोसेस क्यों नहीं है? देखो कॉर्पोरेट लेवल के एम्प्लॉयज में देखो वेरी गुड वेरी गुड। देखो प्रोसेस कहाँ से आया? मैनेजमेंट की ना दो डेफिनेशंस थी ना, दो डेफिनेशंस थी। एक तो यहाँ पर ये प्रोसेस था, दूसरा ये मैनेजर्स थे, की मैनेजरल पर्सन। तो प्रोसेस यहाँ से आ गया और मैनेजरल वर्ड यहाँ से आ गया। ये वर्ड ये शो करता है, ये ऐसे वैसे किसी के बस की बात नहीं है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाना। ये नहीं कि मुंह उठाए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने चले हैं, ऐसा थोड़ी होता है। I was being offered during the COVID ना, I was being offered a strategic planner post। एक कंपनी ने मुझे रीच आउट किया था कोविड के टाइम पे। they were offering me 35 lakhs पैकेज कोविड के टाइम पे, जहाँ लोगों को नौकरी से निकाल रहे थे उस टाइम पे 35 lakhs का पैकेज they were offering me and the post was strategic planner। तो कोई ऐसे वैसे लोगों को थोड़ी ना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की पोस्ट दे देंगे। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। सो मेन वर्ड इज मैनेजीरियल प्रोसेस। इस प्रोसेस है तो स्टेप्स भी होंगे। स्टेप्स क्या है? सपना देखो। क्या बोला मैंने? सपना देखो, यानी कि विजन क्रिएट करो, सपना देखो। उसके बाद उस विजन को छोटे 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 टुकड़ों में काट दो, यानी कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए स्ट्रेटजी को क्राफ्ट करो या डेवलप करो। स्ट्रेटजी को डेवलप कर दिया, उसके बाद क्या किया? उस स्ट्रेटजी को डेवलप करके जेब में थोड़ी रखेंगे, क्या करेंगे? उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंट कर देंगे। प्रांजल कह रही है मैंने भी ये सब कहा था, देखती हूँ मैम क्या कहती हैं। एंड लास्ट में क्या करेंगे? टेक करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। अच्छा अब मेरा सवाल यहाँ पर आप लोगों से आता है,
कि आपने बोला ना कि आपको करेक्टिव एक्शंस या करेक्टिव एडजस्टमेंट्स लेने हैं। मेरा सवाल ये आता है कि जो ये एडजस्टमेंट्स है किसके अंदर करने हैं हमें, जो ये एडजस्टमेंट्स है किसके अंदर करने हैं हमें? मैम हर लेवल पर ओवर द टाइम सबके विजन अंदर में या फिर हर लेवल ऑब्जेक्टिव पे में स्ट्रैटेजी सेटिंग मैम ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रेटजी के जहाँ अंदर पर जरूरत पड़े वहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजीज में खाली स्ट्रेटजीज में नहीं करना बेटा। आपने स्ट्रेटजी यहाँ मैम डेवलप करी, इंटरनल लेवल पे करना। खाली आपने स्ट्रेटजी डेवलप करी, ऐसा थोड़ी ना कि उसमें एडजस्टमेंट की जरूरत है। हो सकता है आपने इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी कर दी हो, वहाँ एडजस्टमेंट की जरूरत हो सकता है आपने ऑब्जेक्टिव गलत चेक कर दिया, उसमें एडजस्टमेंट की जरूरत और हो सकता है आपने सपना ही गलत देख लिया हो, है ना। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो कहती थी मेरा सपना है मुझे किसी कंपनी में सीएफओ बनना है। मैंने कहा तू का सीए कर रही है भाई, सीएफओ बनना है, फाइनेंस की फील्ड की बात है, सीए भी का है अपनी, ठीक है। तो सपना ही गलत देख लिया, बताओ। आई होप आई एम गेटिंग यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो करेक्टिव एक्शंस ध्यान रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करेक्टिव एक्शंस किस किस में। तो करेक्टिव एक्शंस विजन में भी, करेक्टिव एक्शंस ऑब्जेक्टिव में भी, करेक्टिव एक्शंस स्ट्रेटजी की डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन पर, चारों के ऊपर जाएगी एडजस्टमेंट्स, एक के ऊपर नहीं जाएगी। डन 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 डन। चलो, तो प्रांजल को एक पॉइंट तो एक्स्ट्रा मिला, बट प्रांजल कह रही है मैम इसमें मजा नहीं आया, कुछ तो आप एक्स्ट्रा देते ना तो ही तो मजा आता। मैं कह लो बेटा और एक्स्ट्रा लो जो कि नए सिलेबस में लिखा है। कहता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो स्टेप्स है ना, इट इज अ साइक्लिक मैनर, एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट गोज ऑन इन अ साइक्लिक मैनर। साइक्लिक वर्ड पढ़ा था पुराने सिलेबस में? नहीं, एग्जैक्ट No, वर्ड ma'am. नहीं। एग्जैक्ट वर्ड नहीं था ना, इस बार इन्होंने एग्जैक्ट वर्ड नहीं, डाल नहीं। दिया, साइक्लिक मैनर। तो जब तक आप न्यू चीजों, न्यू सिलेबस के कंटेंट को अपने आंसर शीट में नहीं लिख के आएंगे तो तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जब पैसा खर्चा किया है, नए सिलेबस का पढ़ रहे हो, तो नए सिलेबस की नई चीजें लिख के भी आओ, तो याद रहेगा, साइक्लिक मैनर वाली चीज याद रहेगी। बोलो हाँ कि ना। मैम एक- कंटिन्यूअस था ना? कंटिन्यूस था, वही तो कह रही हूँ कि अब इसने वर्ड क्या कर दिया, साइक्लिक। ओके। दैट्स द पॉइंट। ओके, सो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ दैट मीन्स द प्रोसेस डजंट एंड्स एंड कीप ऑन गोइंग? Okay, done. So we are done with the Yes, meaning ma'am. of the strategic management. I hope I am clear with the meaning. Done, everyone? मैम कैन यू ये एक बार में बोल सकते हैं पूरा डेफिनेशन? दोबारा बोलो, क्या है, क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी? मैम रिपीट कर लीजिए ना पूरा एक बार डेफिनेशन। रिपीट। Definition रिपीट करना है। Strategic management refers to the managerial process of developing a strategic vision, crafting the setting of objectives, developing the strategy, implementing the strategy, and taking corrective actions or adjustments. The correct word as per the study material is adjustments, and this process is a cyclic manner. It keeps on going, doesn't end. जिंदगी भर चलता रहता है, एक बार हाथ लगा चलता रहता है। ओके, एंड ये चीज आपको आपकी स्टडी मैट में भी मिल जाएगी बेटा, मैं वहीं से आपको कराती। ये देखो, ये रहा। डन, चले आगे। ओके, यस so मैम। the next is objectives of strategic management. ओके, अब ऑब्जेक्टिव के ऊपर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एंड जब हम आगे के चैप्टर्स करेंगे ना, तो आगे के चैप्टर्स में आंसर फ्रेमिंग के लिए ये 2 पॉइंट जो आज मैं कराऊंगी ऑब्जेक्टिव के, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो राइटिंग पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 2 ही ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो बेटा सीए और दूसरा है बेटा सीएस। ठीक है, सीए सीएस यानी Competitive advantage. competitive advantage, Competitive advantage. advantages and guide. एंड कंपनी सक्सेस, कंपनीज Company success Success. 8% guide करते हैं। यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड कराती है?
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड कराती है। Competitive advantages और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या and करती है? guiding for Success company provide. success. कंपनी की सक्सेस गाइड करती है कंपनी को ताकि उसको सक्सेस मिल सके। मिल सके। ठीक है, ओके। अब ये जो दो ऑब्जेक्टिव है ये आपको मेन कीवर्ड तो आपको याद हो गए हैं, बट इसके अंदर का कंटेंट के बारे में भी जरा समझ लेते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, माना कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रही है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे क्यों रही है बताओ? ये भीड़ में 4 लोग दौड़ लगा रहे हैं। मैंने कहा अरे सुन, तू इसको बोला मैंने, अरे सुन तू एसएम लगा ले, तू एसएम लगा ले, तुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। तो इसको क्या मिलेगा कंपटीशन में? क्या मिलेगा core कंपटीशन में? competence. बाकी तीनों से ऊपर रहेगा। एडवांटेज मिलेगा, outperform यानी कर कि सकते हैं। यस, यानी कि ये इस बंदे को Direction. एडवांटेज मिलेगी कि ये आउट परफॉर्म कर पाए। आउट परफॉर्म का मतलब क्या है? बाकी दूसरों से बेहतर बाकी को भी परफॉर्म हट करके काम कर कर पाए। सकते हैं। तो याद रखना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ में एक वर्ड हमेशा याद रखना, आउट परफॉर्म। आउट परफॉर्म, वेरी गुड, एज बोल सकते हैं, वेरी गुड, ओके। यहाँ पर कंपनी को नॉर्मल गाइड मिल रही है। चलो अब इसी बात को मुझे और इलैबोरेट करना है, सुनना। मैंने कहा कि इसके पास एक एडवांटेज है, इसके पास एक एडवांटेज है, तो वो एडवांटेज क्या है भाई जिससे ये आउट परफॉर्म कर रहा है? अब इसने एडवांटेज को भी बोला, core competence. एक्सप्लेन दैट एडवांटेज। ओहो, एक्सप्लेन दैट एडवांटेज कि ऐसा एडवांटेज क्या है कि कंपटीशन में आगे निकलेगा? बताओ। कुछ यूनिक होगा। यूनिक एंड वैल्यूड देखो। बाय कस्टमर। ये है सीए, ये है सीए। इस सीए पे पढ़ेंगी यूवी रेस। क्या पढ़ेंगी बेटा? यूवी रेस। यूवी रेस समझते हो? यूवी रेस समझते हो? जिसको सेपरेट करने के लिए आप सनस्क्रीन लगाते हैं, यूवी रेस, है ना? तो एक सीए के ऊपर समझो यूवी रेस पढ़ रही है, ठीक है? सीए क्या है हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर? कॉम्पिटिटिव Competitive एडवांटेज, advantage. ठीक है? कॉम्पिटिटिव इस पे क्या पढ़ रही है? यूवी रेस पढ़ रही हैं, और ये बंदा जो है और ब्राइट खिल के आ रहा है। अब यूवी रेस की थोड़ी सी मैं उसको इलैबोरेट करती हूँ। यूवी यानी यू से यूनिक, यू से यूनिक प्लस वी से वैल्यू बाय कस्टमर, वैल्यू बाय कस्टमर। यानी कि एडवांटेज का मतलब है कि आपके पास कुछ यूनिक है, प्लस वो जो यूनिक है ना वो कस्टमर को वैल्यू प्रदान कर रही है। मान लो मैं, सुनो, मैम यूएसपी है क्या? पहले मेरी बात समझो। मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, ठीक है, और कोई और अच्छा गाना नहीं गाता, ये मेरी यूनिकनेस है। मान लो मैं हाई पिच में बहुत अच्छा गा सकती हूँ, बट अब मेरी रिकॉर्डिंग होती है, जब मैं अपने कस्टमर्स को मेरी रिकॉर्डिंग बेचती हूँ, उसके अंदर जो मेरे कस्टमर्स है जो उसको सुनते हैं उनको कोई वैल्यू नहीं लग रही है, तो वो खरीदेंगे? उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, कहते नहीं हमें तो नॉर्मली लग रही है मैडम की आवाज, कोई हाई पिच पे कोई अच्छी नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या वो चीज कस्टमर को वैल्यू दे रही है? नहीं दे रही है। तो नहीं दे रही है तो कस्टमर खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। नॉर्मल सेल्स होगी तो काहे का एडवांटेज? बात समझ आई? तो ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर एडवांटेज जो होता है, एडवांटेज को डिफाइन करा किस चीज से? कि वो जो प्रोडक्ट है आपका वो यूनिक होना चाहिए और कस्टमर को उससे वैल्यू भी मिलनी चाहिए। अब मुझे बताओ, हैंड नोट्स जो है वो यूनिक प्रोडक्ट हो गया, बट अगर मान लो उस हैंड नोट्स को मैं कॉपी पेस्ट कर दूं स्टडी मैट का, तो क्या कस्टमर वैल्यू करेगा? नहीं करेगा। तो क्या उससे मुझे कंपटीशन में एडवांटेज मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो खत्म हो गया सीए वाला फैक्टर, खत्म। तो कोई एडवांटेज नहीं है, और फिर काहे की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की टीचर। डन। तो यूवी रेस से याद रखोगे एडवांटेज को डिफाइन कैसे करते हैं। अब देखो, जब आप आंसर की फ्रेमिंग करोगे ना बेटा, तो आपको ना ये कीवर्ड्स के ऊपर काफी काम करना है। आपके पास ना शॉर्ट ऑफ वर्ड्स होते हो, आपको नहीं पता होता, आपको बस ये पता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब एज ओवर कॉम्पिटिटर्स, खाली इतना नहीं है। आप बताओगे कि भाई वो एज क्यों है? क्योंकि आपका प्रोडक्ट यूनिक है। यूनिक यानी इट इज गिविंग द मोर फीचर्स और इट इज हैविंग द गुड क्वालिटी समथिंग, यू कैन एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, प्लस इट इज ऑल्सो बीइंग वैल्यूड बाय द कस्टमर। तो सीए के ऊपर क्या पढ़ती हैं? यूवी रेस पढ़ती हैं। ये चीज आप याद रखोगे। डन 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 डन। मैम यस आनंद। मैम
यूएसपी भी सेम ही होता है क्या, मतलब यूनिक वैल्यू? मतलब नहीं, यूएसपी का यूएसपी अलग होती है, यूएसपी अलग होती है। यूएसपी is in relation to the core competency, not the competitive advantage. धीरे धीरे करके सब समझाऊंगे। तभी तो आप लोग देखो, आप लोग जितना टाइम इस सब्जेक्ट को नहीं देते हो उससे कई ज़्यादा गुना हम इस सब्जेक्ट को टाइम देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ग्रेजुअली जो भी आपके डाउट्स हो वो क्लियर होते रहे, बट ग्रेजुअली होगा, एकदम से नहीं होगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन सच अ सेकेंडरी सब्जेक्ट, यू आर हैविंग गुड एम्पल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो चलो लेट अस रिवाइज। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीए एंड सीएस। सीए वाले का पॉइंट क्या लिखोगे? सीए वाले का पॉइंट लिखोगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज टू क्रिएट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सो दैट द कंपनी कैन आउट परफॉर्म। एंड उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज समथिंग विच इज यूनिक एंड विच इज वैल्यूड बाय द कस्टमर। अब सेकेंड लाइन जो है ना, हर एक बच्चा नहीं लिखेगा, यूवी रेस वाला पॉइंट हर एक बच्चा नहीं लिखेगा। देखना तुम किसी की कॉपी उठा लेना, मैं तुम्हें बेट लगाती हूँ, नहीं लिखेगा बच्चा, छोड़ देगा। दैट इज व्हाट द मेन पॉइंट इज। चले आगे। ओके, मैं ऑब्जेक्टिव आपको होमवर्क दे रही हूँ, स्टडी मैट से खुद पढ़ोगे बिकॉज डिटो सेम टू सेम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बिफोर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द लिमिटेशंस पार्ट। लिमिटेशंस पार्ट, भैया लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि हम एक फास्ट ट्रैक बैच में है बेटा, तो मैं मान के चलती हूँ कि आप इस बात को इसी स्पीड से समझ लेंगे। ऐसा समझते हैं कि सोनाली मैम जरूर थोड़ी ना कि अच्छी ही हो, माइनस भी तो कुछ ना कुछ हो ही सकता है ना। बट माइनस में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो सच्ची में माइनस होते हैं, और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे बाल की खाल निकाली होती है। मतलब समझ रहे हो मेरी बात कि नेगेटिव है नहीं, बट क्योंकि हमें मैम के बारे में नेगेटिव लिखना है तो कुछ तो हम बोलेंगे ना, कुछ तो हमें बोलेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी किसी चीज़ की लिमिटेशन लिखने को आए ना, समझना। यहाँ पर आप स्टार्टिंग में किसी ने मुझे बोला मैम प्रेजेंटेशन टेक्निक दो, ये दो, समझना। जब भी किसी की लिमिटेशन लिखनी आए तो पता है क्या लिखना है? एवरी साइड्स ऑफ द कॉइन हैज टू साइड। अगर एक साइड पे बेनिफिट है तो दूसरे साइड्स पे क्या है? लिमिटेशंस भी हैं। हमारे पास सिमिलरली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की काफ़ी बेनिफिट्स हैं, बट ऑन दी अदर हैंड्स हमारे पास काफ़ी हिंड्रेंसेस भी हैं, काफ़ी लिमिटेशंस भी हैं। क्योंकि हमारे से क्वेश्चन में लिमिटेशंस के बारे में पूछा गया है, तो लेट अस डिस्कस अबाउट दी लिमिटेशंस। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कोई भी नेगेटिव चीज़ के स्टार्टिंग में आना चाहिए, समझ रहे हो? कोई भी नेगेटिव पॉइंट, किसी का भी नेगेटिव पॉइंट हो, किसी का भी डिसएडवांटेज लिखने को आ जाए, इवन मैं बोलूँगी आगे की जिंदगी में भी कभी डिसएडवांटेज लिखने को आ जाए, तो आपने हमेशा बोलना है। मतलब कि हाँ, रुचि कह रही है जबरदस्ती नेगेटिव बनाना, तो आप ये चीज़ समझा दो कि आपको ये पता है कि खाली इसके नेगेटिव पॉइंटर्स नहीं है, इसके पॉजिटिव पॉइंटर्स हैं, बट क्योंकि तुम लिमिटेशन पूछ रहे हो तो हम तुम्हें लिमिटेशन बता दे रहे हैं। अच्छा, मुझे अब क्वेश्चन कम पूछते जवाब देना। अगर मैं बेनिफिट्स पे जाऊं और मुझे कंटेंट एक्स्ट्रा लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी? एनीवन इन द क्लास? मीनिंग प्लस ऑब्जेक्टिव। Meaning, ऑब्जेक्टिव्स एंड opposite to limitations. वेरी गुड दिव्या, नाइस कैच। Thank you. लास्ट में लिख सकते हैं ना, ये तो बेनिफिट्स थे बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर लिमिटेशन भी है, खाली हेडर्स लिख के आ गए। लो, हो गया आपका आंसर पूरा। दैट इज हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर। बच्चा कहता है मैम 2.5 पेज का आंसर लिखना, क्या लिखे? मैं कहता याद करा वो लिखो, और क्या करेगा? सुनो, क्वेश्चन एक ही आना है, समझो। आप समझो जो तुम्हारे पेपर की चीजें हैं ना, उस पेपर में से आपको 5 क्वेश्चन आने हैं ना, 5 क्वेश्चन आने ना, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप मुझे ये बताओ कि जब 5 चैप्टर है, 5 क्वेश्चन है, तो वहीं से ही आएगा पेपर। और एक चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन लगा लो, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट, खत्म। तो आपको अपनी सारी नॉलेज कहाँ डालनी है? उस क्वेश्चन के अंदर डालनी है, उस क्वेश्चन के अंदर डाल के आ जाओ। नहीं भी पूछ रहा लिमिटेशन, बता के आओ उसे चौड़ में। हमें याद है, हम फालतू में पैसे दिए कोचिंग, हम लिख के आएंगे। हम तुझसे ज़्यादा जानते हैं, और ये बात सच है। कॉपी चेकर से ज़्यादा आपकी अकल होगी वहाँ पर। दैट इज़ हाउ यू गो इन द क्लासरूम विद अ कॉन्फिडेंस। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ,
बहुत छोटी थी मैं, वॉज वेरी यंग, आई गेस आई वॉज इन 11th और 12th और सो। आप लोगों के भी होते शायद, वाइवा वगैरह होते थे, हमारे टाइम में कुछ शुरुआत हुई थी वाइवा की, तो 20 नंबर का वाइवा प्रैक्टिकल फाइल अगर कुछ बनानी होती थी तो एक चैप्टर था रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज, तो अकाउंट्स का वाइवा था एंड क्या बोलते हैं कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाया मैंने और प्रोजेक्ट वगैरह दिखाया, मेरे एचओडी बैठे हुए थे, बाहर से एक बंदे आए थे वो बैठे हुए थे, मेरा वाइवा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ये रेशोज़ वेशोज़ बना रखे हैं, अच्छा ठीक है, उन्होंने मुझसे बोला कि आप जो है करंट रेशो के बारे में बताओ, तो मैंने बता दिया ये फिर मैंने बताया ये जो मैं आपको सब बता रही हूँ ये एज पर टी एस ग्रेवाल की बुक में है, पेज नंबर ये है और ये पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है। इसके बाद मैं बोलती हूँ चलो एक आपको और भी बता देती हूँ, ये ऐसे रेशोज़ होते हैं, ये ऐसे रेशोज़ होते हैं, ये वाले रेशोज़ होते हैं। तो जो मेरे से जो जिन्होंने वाइवा लिया था, दैट एक्सटर्नल पर्सन, ही आस्क्ड माय एचओडी कि हु इज शी, तो कहते हैं शी इज़ वन ऑफ द टॉपर ऑफ द क्लासेस। ओके, आपका वाइवा ख़त्म होता है, आप जा सकते हैं। सेम हैपेंड विद मी इन एमिटी यूनिवर्सिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर आई वॉज अ स्कॉलरशिप चाइल्ड, सो व्हेन आई वेंट देयर ना, जब मेरा इंटरव्यू हुआ फॉर द स्कॉलरशिप इन अ वेरी हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशन ना, बहुत पैसा लगता है भाई, ठीक है, इतना कोई कम फीस में एडमिशन वहाँ पे नहीं हो जाता। सो व्हेन आई वेंट देयर तो माय मॉम एंड डैड वाज कि भाई कितना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा, रुको पैसा कम करा के आते हैं। आई अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप एंड दे आस्क्ड मी द क्वेश्चंस। मैंने उनको सीधा, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने उनसे बोला आप मुझे ये बताओ कि मैं किस राइटर के अकॉर्डिंग आंसर दूँ आपको, ये मुझे बताओ राइटर कौन सा चाहिए आपको, कौन सा राइटर पसंद है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप इसके अकॉर्डिंग आंसर दो, तो मैंने बताया ये आंसर है, उसके बाद में इनके कॉन्ट्रडिक्शन पे ये वाला राइटर है, इन्होंने इनको कॉन्ट्रडिक्ट किया है और आज की डेट में इसको ऐसे फॉलो किया जा रहा है। एंड आई वॉज बीइंग ग्रांटेड 70% स्कॉलरशिप, 70% की फीस मेरी माफ थी। दिस वॉज माई वे ऑफ क्रैकिंग द वाइवा। सो वेन एवर यू आर गिविंग सर्टेन एक्स्ट्रा टू द एग्जामिनर ना, दे हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यार ये बच्चा जो है ना भाई, जब इसे मेन भी पता है, इसे एडिशनल भी पता है, तो आप इसको कम आंक ही नहीं सकते हो। दिस इज हाउ यू गो, गेटिंग माई पॉइंट। तो आई होप कि आपको जितना समझ आए होगी और आप इस चीज़ से लर्न करेंगे। ओके चलो लिमिटेशंस पर आते हैं। वी हैव 4 limitations ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। द 4 limitations आर C to the power 4। पहली लिमिटेशन क्या है? complex Complex environment. complex time consuming चलो अब तुमने Time consuming. costly देख के process बोल दिया, अब and आ जाओ no- लाइन पे, अब आ जाओ लाइन पे, मैं याद करा देती हूँ। आ जाओ लाइन पे, आ जाओ, सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली बात, जब भी कोई माइनस से पूछे ना, 2 फैक्टर हमेशा डाल दो, टाइम एंड कॉस्ट। कोई मेरी क्लासेस के बारे में नेगेटिव बोलेगा तो क्या बोल सकता, मैम पैसे लेके पढ़ाती है, कॉस्टली प्रोसेस, हाँ कि ना? हर जगह चिपका देते। हर जगह चिपकाने की, नेगेटिव निकालना ना, बाल की खाल निकालनी है। ये नहीं बोलेगा कोई कि रीजनेबल प्राइस पे दे रही है, ना ना ना, कॉस्टली प्रोसेस है, मतलब उम्मीद करेंगे मैम फ्री में पढ़ा दे, कोई बात नहीं, निकालो बाल की खाल। सेकंड, टाइम कंज्यूम्स टाइम। अरे मैडम तो 2-2 घंटे का बैच लगाती है। मेरे पास अभी एक एडमिशन हुआ है, आज बंदे ने कंपैरिजन किया है मेरा किसी एक्स फैकल्टी के साथ में कि मैम आप 40 घंटे पढ़ाओगे फास्ट ट्रैक, एक्स फैकल्टी तो 40 घंटे में रेगुलर पढ़ा देता है, आप बहुत टाइम लगा रहे हो। मैंने उस बच्चे को एडमिशन नहीं दिया, कब से 15 दिन से एडमिशन मांग रहा है वो बंदा, मैंने एडमिशन दिया, मैं कहा एक्स से जाके पढ़ ले। मुझे पता है मैं आपको डे 1 कल की क्लास हुई, आज की क्लास हुई, आई एम कंज्यूमिंग टाइम, बट इज दैट टाइम वर्थ इट? यस, आई गेस Yes, ये ma'am. टाइम ही फैकल्टी को ma'am. देना चाहिए, एक स्टूडेंट को यही टाइम देना चाहिए। Yes, ma'am. दिस इज व्हाट अ स्टूडेंट सीक्स फॉर। बट अगेन इफ दैट आर द स्टूडेंट जो देख सकते हैं कंज्यूम्स टाइम, कि एक्स फैकल्टी तो 40 घंटे में भैया रेगुलर करा सकते हैं, आप तो फास्ट ट्रैक 40 घंटे में करा रहे हो, तो ठीक है लिमिटेशंस। तो 2 पॉइंट तो हमेशा नेगेटिव में डाल देना। ओके अब Time आगे and चलते हैं, जो थर्ड वाला पॉइंट है बेटा, दैट इज कॉम्प्लेक्स। अब इसमें ध्यान रखने की बात है, कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है इन्वायरमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम बोलते हैं बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। यहाँ पर क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंज्यूम्स टाइम, हम यहाँ पर ये बोलते हैं। बट जब हम यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हम ये नहीं बोलते स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स, हम बोलते हैं इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स। complex
एंड इवन डायनामिक भी बोल सकते हैं। यानी कि एनवायरनमेंट बहुत ही पेचीदा है, पता नहीं कब क्या कर दे, कभी कुछ चेंज ले चेंज आता होता है, रहता कभी है, कुछ चेंज आ जाता है इस एनवायरनमेंट के अंदर, इसको टर्बुलेंट समझना होते मुश्किल है, रहते हैं। जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, स्ट्रैटेजीज पे पड़ता है। हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है बेचारा बुरा बन जाता है। जैसे कि मान लो कुछ लोगों ने, कोविड आ गया, एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, कुछ लोगों ने स्ट्रेटेजियां बना के रखी होंगी, तो सामने से जो लोग आए होंगे वो क्या कहेंगे, और बना लो तुम स्ट्रेटेजी, 5 ईयर के प्लान बनाए तुमने, बना लो, और 5 ईयर के प्लान, तुम्हारा कोई प्लान काम नहीं आने वाला, क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या हो गया, चेंजेस, और भैया उसको समझना तो मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ कि ना, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज एज कॉम्प्लेक्स एज माई मैरिटल स्टेटस इज, वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स। नो, चलो लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर आया बेटा अमेंडमेंट, यहाँ पर क्या है बेटा, अमेंडमेंट आया है लास्ट पॉइंट के अंदर। एनीवन इन द क्लास जो मुझे बता सकता है कि पहले यहाँ पर क्या था? क्लियर विजन नहीं होता है, वेरी क्लियर गुड, विजन नहीं। No क्लियर clear विजन vision about a नहीं competitor's होता, move. क्लियर विजन नहीं होता, ये पहले हुआ करता था मेरे प्यारे बच्चों, अब ये नहीं है, अब ये नहीं है, अब ये नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है बेटा, यहाँ पर बोला हुआ है Competitive scenario. कॉम्पिटिटर सी से कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्स, सी से कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्स, एंड कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्स के रिस्पेक्ट में क्या बोला गया, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। वर्डिंग्स चेंज हो गए बेटा, क्या बोला उसने कि हम एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि कॉम्पिटिटर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि कॉम्पिटिटर की रिएक्टिव स्ट्रेटजी क्या होगी, इसके बारे में एस्टिमेट करना काफ़ी भारी हो जाता है, आप शायद एस्टिमेट नहीं कर पाते, बिकॉज कोई भी इंसान अपनी चीज़ों को आउट नहीं करता है। तो पहले क्या था, क्लियर विजन नहीं होता, तो पहले यहाँ पर था नो क्लियर विजन अबाउट द कॉम्पिटिटर्स मूव, यहाँ पर आप क्या वर्डिंग चेंज हो गई है, कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्स इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, या फिर इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्स, दिस इज द अमेंडमेंट। अब अगर मान लो 4 नंबर का सवाल आ जाए और आपने एक लाइन, ये वाली लाइन गलत लिख दी, आपका 4 में से एक तो गलत हो गया ना, पुराने सिलेबस के बेसिस पर। मैम ये लिखेंगे ही नहीं या उसको मतलब, अरे लिखेंगे ना, मतलब नया वाला लिखेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्स, नया वाला लिखेंगे ना अपन, पुराना क्यों लिखेंगे? मैम पहले भी तो यही पढ़ा था शायद। पहले ही था कि नो क्लियर विजन अबाउट द कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्स, पहले था नो क्लियर विजन, अब है इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्स। वर्डिंग्स चेंज हो चुके हैं। अब मैं आपको वर्डिंग्स पे क्यों जा रही हूँ, क्योंकि जब आपकी कॉपी चेक होती है ना, पता है कैसे चेक होती है, ये आंसर, ये आपका आंसर, ये उसका आंसर, ये आपका आंसर, ये उसका आंसर, ये आपका आंसर। आप लिखोगे नो क्लियर विजन, विजन तो वर्ड ही नहीं है आपके 4th पॉइंट में, समझ रहे हो मेरी बात? तो नए सिलेबस के अंदर वेलकम टू न्यू सिलेबस। मैम मेरे मॉड्यूल में तो वर्डिंग्स भी सेम है, मेरे मॉड्यूल में वर्डिंग्स भी सेम है। कौन सी वर्डिंग्स, रीड इट आउट। ये competition is unpredictable, it is difficult to clearly estimate the competitive response. यस, तो वही मैं कह रही हूँ, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स, तो ये नया वाला वर्जन है, दिस इज द न्यू वर्जन। विजन वाली बात जो है वो पुरानी हो चुकी है, दिस इज ओल्ड, दिस इज न्यू। ओके, एंड इसके ऊपर स्टडी मैट में लास्ट में सवाल भी है, दैट इज योर होमवर्क, एक बार रीड आउट कर लेना। तो आउट ऑफ द 4 थिंग्स वी आर डन विद 3 थिंग्स, we are done with 3 things, meaning we are done, objective we have done, and limitations we have done. So now the last topic which I will be taking today is the importance of the strategic management, and then afterwards the class will get over. Importance of anyone was saying something? मैम एक केस स्टडी अगर बाइकिंग हो दिया एग्जाम में एंड देन वो लोग पूछा कि कौन सी लिमिटेशन लिखनी है, तो क्या हम सारे लिमिटेशन लिख के उसको हाईलाइट करेंगे कि ये वाली लिमिटेशन की बात हो रही है? यस, इस केस में हम ऐसा करते हैं कि हम ये बताते हैं कि हमारे पास ये चारों लिमिटेशन है, एज पर द केस सिनारियो चारों में से ये वाली लिमिटेशन हिट कर रही है। ओके मैम, थैंक यू। सेम गोज विद एक टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, लेवल्स पे भी ऐसे ही आता है, एक बंदा है वो ना कंपनी के डिसीजन लेता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में आता है, ये बताओ कौन से लेवल पे फॉलो करता है? कॉर्पोरेट लेवल। तो बताना पड़ेगा ना कि 3 लेवल्स होते हैं, उसमें से किस पे फॉलो करता है, कॉर्पोरेट लेवल पे फॉलो करता है।
वसुंधरा कहती है मैम डू वी हैव टू मेक फ्लो चार्ट्स ऑफ द हेडर्स अलोंग विद द आंसर और जस्ट एक्सप्लेन द आंसर? फ्लो चार्ट्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा। देखो कॉपी किताबें जितनी सुंदर हो उतना अच्छा ना। दुल्हन क्यों अच्छी लगती है? आर्टिस्टिक होती है ना, इसलिए अच्छी लगती है। तो अपना पेपर अच्छा मेकअप मेक तो करो मेकअप। तुम कर नहीं सकते ना, ब्लैक एंड व्हाइट थीम दी ICI ने। मैम बिना दुल्हन बॉयज भी कैसे अच्छी मेकअप लगती है। प्रशांत क्या कह रहा है? बिना दुल्हन की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही अच्छी लगती है। कौन अच्छी लगती है तुझे? कोई भी। कोई भी जो अच्छी लगती है? अच्छा, क्योंकि वो दुल्हन है तुषार। माय गॉड। चलो, इम्पोर्टेंस ऑफ एसएम। इम्पोर्टेंस ऑफ एसएम के लिए सबसे पहले आप लोग अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब आपको कुछ लिखना नहीं है। ठीक है? क्यों नहीं लिखना? क्या? ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगी, आपने रिपीट करना है। ठीक है? चलो, लिखेगा कोई नहीं, याद करेंगे सबके साथ। बोलो, बंदा गोवा जाने में प्रो है। बंदा गोवा जाने में प्रो है। कहाँ जाने में प्रो है? गोवा। अच्छा, बंदा गोवा जाने में प्रो है। बंदा गोवा जाने में प्रो है। एक्चुअली पता है वो गोवा क्यों जा रहा है? सोच रहा है कि गोवा जाओ, वो गोवा वगैरह जाऊंगा, फिर वहां से फ्रेश होके आऊंगा। तो उसका डिसीजन है कि वो अपने बिजनेस की लॉन्गेटिविटी चाहता है। उसका डिसीजन है कि वो अपने बिजनेस की लॉन्गेटिविटी चाहता है। बोलो, उसका डिसीजन है कि वो अपने बिजनेस की लॉन्गेटिविटी चाहता है। सिंपल सी बात समझो, बंदा गोवा होके आएगा, थोड़ा सा रिफ्रेश होके आएगा, खुद रिफ्रेश होगा तो बिजनेस को भी रिफ्रेश रखेगा, वरना बंदा डल हो जाएगा। ठीक है? तो बंदा गोवा जाने में क्या है? प्रो है, प्रो। उसका डिसीजन है कि उसका डिसीजन है कि वो बिजनेस की लॉन्गेटिविटी चाहता है। मैंने कहा और तू क्या करेगा गोवा जाके, क्या उखाड़ लेगा? कहता है और CC एंड CA डेवलप करना चाहता है। CC एंड CA डेवलप करना चाहता है। CA तो अभी हमने पढ़ा, क्या होता है CA? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और CC कोर कॉम्पिटेंसी। वेरी गुड, कोर कॉम्पिटेंस। हाँ तुषार, क्या हुआ? तुम्हें गोवा जाना है बेटा? चलो यहाँ तक रिवाइज करते हैं। बंदा गोवा जाने में प्रो है। प्रो जाने उसका डिसीजन है कि वो बिजनेस की लॉन्गेटिविटी चाहता है और CC एंड CA डेवलप करना चाहता है। एक पैराग्राफ ये होगा। आगे चलते हैं। मैंने कहा भाई क्या उखाड़ लेगा तू? कह रहा CC CA डेवलप करूंगा। मैंने कहा ठीक है, पर क्यों, ऐसा क्यों? कह रहा गोवा जाके फ्रेश होके आऊंगा ताकि मैं गलती से भी गलती ना कर दूं, यानी कि ताकि वो गलती से भी गलती ना कर दे। ताकि, मेरे साथ बोलो, ताकि वो गलती से भी गलती ना कर दे। ताकि वो गलती से भी गलती ना कर दे। सुनो ध्यान से, पता है क्यों? ऐसे समझो, गोवा जाके आएगा। अब गोवा बोलने में तो गोवा है, समझने में थाईलैंड है। ठीक है? तो वहां जाके आएगा, वहां के खुशनुमा सपने होंगे। तो वो जो सपने होंगे, पता है क्या होगा? उन सपनों से उसको पॉजिटिविटी मिलेगी, है ना? मेरी अभी सिस्टर है एक, वो बेचारे थाईलैंड जा रहे थे अभी। तो क्या हुआ, मेरी कजन सिस्टर का जो है ना, वो ट्रिप कैंसिल हो गया, भाई कुछ काम आ गया उसको। तो वो अब वो जिया जी को जो है थाईलैंड जाना है। अब कितनी बड़ी दिक्कत है, देखो, खाली जिया जी को अकेले थाईलैंड जाना है नहीं दिक्कत भरी बात? क्यों? क्योंकि वहां जाके वापस आ जाते हैं हम टॉपिक के ऊपर। तो हम लोगों को एक प्लस पॉइंट्स आ जाते हैं। वो प्लस पॉइंट क्या करते हैं? वो हमारी बॉडी पे ना ऐसे एक कवच बना लेते हैं, शील्ड बना लेते हैं। हम ऐसे बैठ के मीना शीना के बारे में सोच रहे होते हैं, रशियन इटालियन फूड्स के बारे में सोच रहे होते हैं, है ना?
सो ये क्या करते हैं, of course. ये सब चीजें हमारे को एक कवच देती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, है ना। एंड कवच को हम बोलते Corporate हैं defense mechanism. कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। तो यानी कि सेंटेंस पूरा कंप्लीट करती हूँ ताकि वो गलती से भी गलती मिस्टेक ना कर दे, गलती से भी मिस्टेक, है ना, बोलते हैं ना, गलती से भी गलती ना कर दे, क्योंकि वो इसको क्या दे रहा है, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। Corporate defense बोलो, mechanism. ताकि वो ताकि वो गलती से गलती से भी भी गलती ना कर दे, क्योंकि उसको मिलेगा कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन को से वो फ्यूचर के लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर कर लेगा, जिससे वो फ्यूचर के लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर को ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर लेगा जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर के लिए फ्यूचर के लिए प्रिपेयर प्रिपेयर कर लेगा। खुद प्रिपेयर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी प्रिपेयर हो ही जाएगी। अब बड़े बड़े लोग, तुमको क्या लगता है विदेश काहे जाते हैं, इसलिए तो जाते हैं। तो यहाँ गोवा के मजे लिए आपने विदेश का समझ के। ओके, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, कोई पॉइंट आपको नहीं याद आता, उसके बाद आपको लिख के दिखाना है कॉपी में। फटाफट से आप मुझे लिख के दिखाएंगे कॉपी के अंदर। मैम एक बार में पूरा एक बार बोल दीजिए मैम। बंदा गोवा जाने में प्रो है, उसका डिसीजन है कि वो अपने बिजनेस की लॉन्गेटिविटी चाहता है और CCNCA डेवलप करना चाहता है, ठीक है, ताकि वो गलती से भी गलती ना कर दे, क्योंकि उसको कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म मिल रहा है, जिससे उसका ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाए। अब ट्राई करो लिखने का इसको। क्योंकि वो दुल्हन, आई ब्लेस माई ईयरपॉड्स। मैम एक बार रिपीट कीजिए ना, गलती से भी गलती ना करे, गलती से भी गलती ना हो जाए, क्योंकि उसके पास क्या है, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि उसके पास है कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, जिससे उसका ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाए। डन। चलो फटाफट से मुझे बताओ, पहला शब्द जो इंग्लिश का है हमारे इस स्टोरी के अंदर, वो क्या है बेटा? प्रो गोवा इंग्लिश का शब्द नहीं है, गोवा नहीं है, प्रो नहीं, गोवा नहीं है, गोवा। अरे गोवा की स्पेलिंग गलत लिख दी, बताओ। इससे समझ में आता है कि मुझे गोवा की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब वैसे तो मैं गोवा 3-4 बार ही हो गई आ चुकी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे इस चीज से। गोवा इज वन ऑफ माय फेवरेट। प्रो है। हाँ मैं तो प्रो हूँ गोवा जाने में, मेरे को वो चप्पे चप्पे का पता है गोवा के अंदर, एंड इट इज अ थिंग। और पता है मोस्टली मैं कब जाती थी जब एग्जाम खत्म होते बच्चों के, जब स्ट्रेस्ड आउट होते थे तब। मतलब मान लो 17 तारीख को बच्चों का पेपर खत्म हुआ है ना, बस 17 की रात की फ्लाइट है भाई, गोवा जाके ना मैं ऐश करो भाई 3-4 दिन। बट उसके बाद वो पेपर ऐसा देते थे, बच्चे कहते थे मैम इसमें क्या आंसर आएगा, मैम इसमें क्या आंसर आएगा। मेरी ट्रिप की ऐसी की तैसी हो जाती थी, मैं पहले आंसर ढूंढ रही थी, बेटा इसका आंसर लिख के भेज दो बच्चों को, पेपर ही ऐसे आ रहे थे आजकल। चलिए, तो पहला शब्द क्या है? गोवा। गोवा से आपने क्या बात ध्यान रखना है, सुनो। गोवा से गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा और भी कोई शब्द है आपके पास? मिशन, विजन, जो आपको याद आए सब लिख दो। डन। चलो विजन गोल ऑब्जेक्टिव सब। हाँ सब लिख दो। प्रो से बताओ, प्रो से कुछ याद आ रहा है वर्ड अभी पढ़ा हमने? Proactive strategy must be proactive instead of reactive. वेरी गुड, डन। थर्ड कीवर्ड, थर्ड इंग्लिश वर्ड बताओ कौन सा था? डिसीजन। डिसीजन। अच्छा एक बात बताओ, शादी में शादी का डिसीजन, रिलेशनशिप में रिलेशनशिप का डिसीजन, तो बिजनेस में
Business Business decisions. decisions. क्या Business बात है Business अच्छा decisions. कोई बच्चा है ऐसा जो मुझे थोड़ा एग्जाम्पल दे दे बिजनेस डिसीजन सोचो आप बिजनेसमैन हो क्या क्या डिसीजन लेते होंगे आप लोग Amalgamation. कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हाँ क्या बात Product है development, इतने market इंटेलिजेंट हो development. टारगेट कस्टमर मार्केटिंग कैसे करना है। एमलगमेशन मर्जर तो लिख दोगे बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आगे कितना इन्वेस्टमेंट किस में लगाएं किस प्रोडक्ट को लॉन्च करें कब लॉन्च करें एमालगमेशन कब करें डाइवेस्टमेंट कब करें बहुत सारे बिजनेस डिसीजन है बोलो हाँ कि ना 3-4 तो पहले ही दोगे बोलो हाँ कि ना चलो नेक्स्ट हाँ कीवर्ड मैम। कौन सा आया longevity, ये क्या होता है जिसके लिए हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं है ना Long term, Very long good. range, हाँ long range blue. going लंबी concern, उम्र, लंबी उम्र। हाँ Going जिसके लिए concern. लड़कियां जो होती औरतें जो होती हैं करवा चौथ का व्रत रखती है वो लॉन्जिविटी होता है ना, दूध लाओ पूतो फलो। आज की क्लास नॉन वेज की तरफ ज्यादा जा रही है भैया हम जैन लोग हैं चलो ओके तो लॉन्जिविटी अब किसकी लॉन्जिविटी रखोगे अगर पत्नी जो है व्रत रख रही है तो पति की उम्र के लिए रख रही है तो यहाँ लॉन्जिविटी किसकी रखेंगे बिजनेस Business की की। बहुत बढ़िया Business की. बिजनेस की लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस कोई दिक्कत परेशानी बोलो हाँ कि ना आगे नेक्स्ट बताओ कौन सा वर्ड है TCNCA. फुल फॉर्म नहीं पता तुम्हें उसकी Core competency and competitive advantage. advantage. अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो मैं समझा Competitive चुकी थी तुम लोगों को क्या होता है कोर कॉम्पिटेंसी समझ लेते हैं जैसे कि एक बच्चे ने कहा था ना यूएसपी तो कोर कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि कॉम्पिटेंट यानी कि आपकी जो क्षमताएं हैं जिसमें आप कॉम्पिटेंट हैं एंड कोर का मतलब होता है जो आपका मेन क्षमताएं हैं मेन एरिया है दैट इज अ कोर अभी के लिए आप ऐसे समझो ठीक है उसके बाद बताओ कौन से शब्द थे वो गलती से भी गलती ना कर दे तो गलती की इंग्लिश मिस्टेक Avoid mistake, अवॉइड कॉस्टली Avoid मिस्टेक्स costly mistake. अगर आप मैम strategic- कोर कॉम्पिटेंसी मतलब कोर स्ट्रेंथ बोल सकते हैं ना। हाँ बोल सकते हैं यस एंड कॉस्टली मिस्टेक का मतलब जैसे मान लो पहले जब आप रिलेशनशिप में आते हैं नए आते हैं मेरे साथ भी ऐसा हुआ है लड़के लोग जो होते हैं मूवी के टिकट में रिक्लाइनर की सीट बुक करते हैं पॉपकॉर्न बुक करते हैं महंगे 500 रुपए वाला पॉपकॉर्न बुक करते हैं है ना बट फिर उसको समझ में जब आता है कि सुधाले नहीं पटने वाली है तो उनको समझ में आता है कि हाँ अवॉइड करना चाहिए हमें ये खर्चा तो उसी लड़की पे पैसा लगाना चाहिए जो आगे कंटिन्यू कर सके सिमिलरली बिजनेस में भी ऐसे होता है जब वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाते हैं ना तो उनको समझ में आता है कि अच्छा ये वाली मिस्टेक्स काफी भारी पड़ गई हमें इन मिस्टेक्स को क्या करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए Avoid करना चाहिए. नेक्स्ट इज corporate defense, Corporate defense mechanism. कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म के लिए आप हो सकता है एग्जाम में ये वर्ड भूल जाओ हो सकता है तो आप एक वर्ड और याद रखो शील्ड कवच कहते हैं ना कवच शील्ड याद रहेगा आपको शील्ड जैसे वो मैम Against गोवा में mistakes. प्रोटेक्शन चाहिए होगा ना ओ भाई शील्ड का मतलब होता है जैसे वो आपकी पिक्चर होती है ना जैसे कि वो क्या थी रणबीर सिंह की और दीपिका पादुकोण की पिक्चर थी ना जिसमें वो वॉर पे जा रहे थे पद्मावत। पद्मा और कितनी तेज बोला कौन बोला ये तो यहाँ पे एक हाथ से शील्ड पकड़ते हैं और फिर ऐसे 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 करते हैं ना तो सिमिलरली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये शील्ड कि हमें कवच प्रोवाइड करता है और हम इस पे फिर अपनी चीजें चला सकते हैं दैट इज व्हाट द रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एंड लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर एंड प्रिपेयर ये पूरा टुगेदर है दैट मींस इट प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर Good future. गुड फ्यूचर लो भैया गुड फ्यूचर डन जब मैं Yes, आपको ये शीट भेजूंगी तो आपको पूरा Yes, निमोनिक ma'am. लिख के खुद से भी भेजूंगी अभी आपने खुद लिखा है मैं भी आपको लिख के भेजूंगी ताकि आपके निमोनिक में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए पता लगे आप भी गोवा जाने के मूड से लिख रहे हो अच्छा जितने बच्चे यहाँ पर ऐसे जिन्होंने पुराना सिलेबस पढ़ा था अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ आप कंपेयर कर लेना जरा कि ओल्ड सिलेबस में कितने पॉइंटर्स थे नए सिलेबस में कितने पॉइंटर्स हैं ठीक है ये आप देखना एंड नेक्स्ट इज जो कि आपके ये स्टडी मैट है इसको मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ यहाँ से अब आप लोग मुझे अभी के अभी ये देखो ये डायग्राम ये रहा आपकी आंखों के सामने आपने मुझे मार्क कराना है कि कौन कौन से पॉइंट है कवर किए गए हैं किस किस में कवर किए गए हैं
बताओ। वो क्या बोलते हैं, निमोनिक वाइज चलते रहना। बंदा गोवा जाने में प्रो है, तो गो वाला पॉइंट किस में कवर किया Goals गया है? and Defines mission. goals and Defines mission. goals and Definition, mission. goals and प्रो वाला mission. पॉइंट किस में कवर किया गया है? Goa. Define goals and mission. Proactive, helping to be proactive ये instead वाला? of reactive. Help Yes, organization ma'am, to yes. be Done है। proactive उसके instead बाद of reactive. उसके बाद Provides framework for all Decisions. major decisions Enhance of an the enterprise. longevity of the provide for framework longevity of all the major business, Decision decisions of an advantage. Provide framework for all decisions. कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। पिटफॉल्स क्या होता है? कितना मुंह के बल गड्ढे में गिरना। उतार और चढ़ाव। जब मैम उससे पहले सीसी था ना, हाँ भी बताती हूँ, उससे कितना पहले मुंह के बल सीसी था। गड्ढे में गिरना। और जब लड़की के पीछे खर्चा करा दिया ना, सारा करवा दिया ना तुमको खाली। पिटफॉल्स का मतलब जो गड्ढे में जाके गिरता है, दैट इज अ गड्ढा। गड्ढे की इंग्लिश क्या होती है? पिटफॉल। Pitfall. हाँ पिटफॉल, पिटी। ओके, Core And- competency. कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बताओ, पूरा डायग्राम में पूरा भी लिखा। Advantage. और लास्ट क्या है? prepare the Prepares organization. the organization to face the future. हो गए सारे पॉइंट? और इसके ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन Yes, ma'am. गिवन ही है, ठीक है। डायग्राम ऐसे सुंदर सा बना के आओगे। देखो ये पूरी डेफिनेशन है, यहाँ पर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये मैं आपको मार्क करके दूंगी, ऐसे याद करना है। अंदर का कंटेंट अगर आपने समझ भी लिया है मुझसे, तब भी आप बहुत इजीली लिख सकते हो, बहुत इजीली। डिसीजंस में एक्सपैंड कर दोगे, प्रोएक्टिव भी एक्सपैंड कर दोगे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को एक्सपैंड कर दोगे, गलती से भी मिस्टेक को भी एक्सपैंड कर दोगे, सबका आप एक्सपैंड कर दोगे इन दी फॉर्म ऑफ द मैनेजमेंट। कर दोगे ना? अपना Yes, ma'am. कंटेंट भी लिखो, बट उसमें भी एक झलक होनी Yes. चाहिए ना कि हाँ आपने एसएम पढ़ा है। मैम तो एक डाउट है। एक सेकंड दिशा, तो आपका भी इसमें होमवर्क क्या बैठता है बच्चों? आपका इसमें होमवर्क ये बैठता है कि आपको पुराना इंपॉर्टेंस उठाना है और ये नया इंपॉर्टेंस उठाना है, और आप मुझे बताओगे कि ऐसा कौन सा पॉइंटर है जो इस नए वाले सिलेबस में गिवन है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। तो विद दिस वी आर डन विद ऑल दी 4 थिंग्स। हमने क्या क्या कर लिया? मीनिंग भी कर लिया हमने, Meaning, ऑब्जेक्टिव भी कर लिया, इंपॉर्टेंस भी कर लिया, और हमने लिमिटेशन भी कर लिया। नाउ एनी डाउट्स? नाउ यू कैन आस्क। एनी डाउट्स? मैम एक बार वो फ्रेज लिख दीजिए ना यहीं पे। तो मैं लिख के दूंगी ना आपको, जब भी आपका क्लास ओवर हो जाएगा, पूरा अच्छे से लिख के दे दूंगी। मैम पूछू मैम, ये जो इम्पोर्टेंस है, हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। मैम जैसे ओप्पो के लिए तो रिएक्टिव बढ़िया था, तो ये मतलब ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या हेल्प किया इसमें? स्ट्रेटजी तो लगाया ना कि रिएक्टिव फॉलो करेंगे। अरे उसकी मर्जी, वो प्रो लगा के प्रो बने कि रिएक्टिव लगा के प्रो बने। मैं तुम्हें बताती हूँ, ये एक बहुत डिपेंड्स ही, करता है environment मैं नाम नहीं ले सकती। देयर इज अ फैकल्टी जिन्होंने अपने टैक्सेशन के नोट्स मार्केट में दिए थे। ही वाज अ वेरी एमिनेंट फैकल्टी, वेरी गुड फैकल्टी, बट ही वाज नॉट अ पॉपुलर फैकल्टी। बट देन समबडी केम, उन्होंने उस पर रिएक्शन दिया, सिमिलर प्रोडक्ट लेकर आए, ठीक है, एंड ही इज अ वेरी पॉपुलर फैकल्टी राइट नाउ, वेरी पॉपुलर फैकल्टी। तो तुम फर्स्ट लेके आते हो, क्या पता ना चले, बट जो रिएक्टिव लेके आ रहा है उसका चल रहा है भाई, चल रहा है। सिंपल मार्केट है, कैप्चर करनी है आपने। आज भी आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि आई एम नॉट एन आईफोन यूजर, आई डोंट यूज एप्पल प्रोडक्ट्स, आई डोंट लाइक एप्पल प्रोडक्ट्स। तो हमारे जैसे लोग होते होंगे दुनिया में। मैम एप्पल इन अ वे रिएक्टिव स्ट्रेटजी फॉलो करता है ना? हर ऑर्गेनाइजेशन प्रो भी यूज करता है, रिएक्टिव भी यूज करता है। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। क्योंकि बहुत कुछ वो बहुत दोनों टाइप यूज सी कर हुआ, टाइप सी बहुत हर रिएक्टिव हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन जब वो हर एक मास्टर यूज कर करता है, लिया। बट किसी प्रोडक्ट को लेके वो प्रो है, किसी को लेके वो री है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, काफी ज्यादा बार पूछा गया है, विच वन इज सुपीरियर? प्रोएक्टिव सुपीरियर है या फिर रिएक्टिव सुपीरियर है? प्रोएक्टिव। ये अब डिपेंड्स आपको जो करता है है ना, अब आपको एनवायरनमेंट इसका पे। आंसर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखना। स्ट्रेटजी तो ऑर्गेनाइजेशन लगा रहा है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर करना है। आप मुझे बताओ किसमें मेहनत ज्यादा है कंपैरेटिवली? प्रोएक्टिव में ज्यादा है। तो समझ लेना, में जिसके इंग्रेडिएंट्स ज्यादा हैं उसमें मेहनत ज्यादा है। यानी कि अगर एग्जाम में खुदा ना खास्ता पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे? प्रोएक्टिव इज सुपीरियर देन रिएक्टिव। तो मान लो उसने बोला राम ने प्रोएक्टिव फॉलो किया, श्याम ने रिएक्टिव फॉलो किया, आपके हिसाब से कौन सा सुपीरियर है?
तो आप बोलोगे भैया वैसे तो सबकी अपनी अपनी प्लस और माइनस है, बट क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है तो प्रोएक्टिव के जो ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं प्रोएक्टिव के लिए। प्रोएक्टिव के लिए नो हाउ चाहिए होता है, कैपेबिलिटी चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए। चारों के चारों पॉइंट लिखोगे, फिर लिखोगे देयरफॉर वी बिलीव इन माय ओपिनियन प्रोएक्टिव इज सुपीरियर देन रिएक्टिव। ओके, बट ये बात जब तक नहीं लिखोगे जब तक वो पूछेगा नहीं। राम शाम में कंपैरिजन पहले पूछ ले, फिर ही आप बताओगे। अपना मुंह खोल के मत बता देना ये वाली बात। दो बच्चे बेटा माँ बाप के, आप कभी किसी से बोल नहीं सकते कि कौन सा सुपीरियर है, वही वाली बात है। तो बड़ा बेटा इतना खुश रहता है, बड़ा बेटा सबसे पास होता है, बड़ा बच्चा ऐसा बड़े बच्चे को लगता है और छोटे बच्चों को लगता है मैं छोटा हूँ, मैं छोटा बिल्कुल हूँ। नहीं। मैम किसी न्यू कंपनी के लिए प्रोएक्टिव बनना ज्यादा डिफिकल्ट होगा ना मैम? Yes, definitely. That is why this is a limitation. This is one of the barriers to the new entrant. कि जो new entrants होते हैं वो proactive mover नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनके पास experience नहीं होता। वो रिएक्टिव करते हैं। यस, जो मार्केट में चल रहा होता है उसी पे रिएक्शन देंगे। अच्छा अभी आजकल नोट्स बच्चे आजकल मैम जो है 100 नोट्स दे रही हैं, चलो हम भी दे देते हैं। अच्छा मैम ये दे रही है, हम भी देते हैं। मैंने ना पिछली बारी ऑडिट का बैच लिया था। पिछली बारी क्या, मैं नॉर्मली लेती ही आई हूँ कब से, जब मैं अपने एसएम का बैच लेती हूँ तो मैं अपने मेरे बच्चों को ऑडिट की प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करवा देती हूँ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हो। किसी मेरी वाली बात बाहर लीक हो गई कि मैम जो है ऐसे करके क्वेश्चंस लिखवा रही हैं और इवन मैम चेक भी कर रही हैं, क्लास में वैल्यूएशन कर रही हैं। भाई दूसरे फैकल्टीज ने बात काम चीज़ों को करना शुरू कर दिया, लाओ हम चेक कर दें, लाओ हम चेक कर दें। एक करा, दो करा, तीसरे बार में बोल दिया भाई मैं जो हूँ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप अपने आप चेक करते रहो, अपने दोस्तों से चेक करा लो। मैम इस बार कब बैच आने वाला है? बैच आएगा बेटा फरवरी के फर्स्ट वीक पे लॉन्च हो जाएगा। अभी 26 फरवरी को हमारे हैंड रिटन नोट्स की लॉन्चिंग है और उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका ये हो जाएगा और 14 फरवरी को आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैम ये ऑडिट का एक ही मैम बैच रेगुलर या बाद में फिर कोई और फास्ट ट्रैक period है? होगा? फास्ट ट्रैक। ये जिस स्पीड में मैं अभी पढ़ा रही हूँ उसी स्पीड में पढ़ाऊंगी बस। बट जो ऐसे नए ऐड हुए हैं उसके लिए तो मुझे लिवरेज देना पड़ेगा ना बच्चों को। जो नए ऐड हुए हैं उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी तो क्वेश्चन बेस्ड कराऊंगी, सारा क्वेश्चन बेस्ड। मैम कब तक चलेगी वो सब क्लासेस? वो क्लासेस बेटा मेरा जो एंड डेट है दैट वुड बी 31 मार्च। 31 तक मुझे वाइंड अप करना है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 14th और 15th ऑफ फरवरी विल बी एंडिंग बाय 31 मार्च। विल बी हैविंग alternate days classes on that. So the main point is my regular batch will end by 13th of February and I will be having one free slot, and in that free slot I will be teaching the auditing. So it will be open to all the students of regular as well as the fast track batch. आप ऐसे करवाओगे या फिर सारा टॉपिक जितने भी नहीं, ऑडिट मैं में सिर्फ है ऐसे सारा कराऊंगी syllabus? बिकॉज ऐसे ही मेन है, ऐसे ही मेन है। आप अगर ऐसे समझ जाओगे ना मेरे से, ठीक है, बाकी कुछ है नहीं, मतलब वो बहुत ही माइन्यूटली आपको मैं आपको जो ट्रिक्स दे दूंगी ना, आप एसएम पढ़ रहे हो, सोचो ऑडिटिंग में मैं क्या लेवल की ट्रिक्स दूंगी, तो उससे आपका सब क्लियर हो जाने वाला है एंड आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी कंटेंट आप इतने समझदार हो जाओगे, खुद से ही कर लोगे। ओके, थैंक यू मैम। मैं सोच रही थी लॉन्च प्राइस के लिए, लॉन्च में इसको 1999 का लॉन्च कर दे, बाकी लेट्स सी कि क्या होता है। launch price. Chalo, okay. So can I give you one question homework, which is the levels of the management? Is anyone over here जो कि ये पढ़ना चाहता है? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना चाहता है, कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल और ये? आनंद, don't do this. आनंद, don't do this. Don't spoil it. तुमको आता है? Okay, so I'm giving you the levels of strategic management as homework. तो आपने ये पढ़ के आना है। मैं इसमें से एक क्वेश्चन कराऊंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो अगर आपने उसका जवाब मुझे सही दे दिया यानी कि ठीक है, और नहीं दिया यानी कि आपका टॉपिक कमजोर है। मैम ये जो आप हैंड रिटन नोट्स दे रहे थे, लाइक ये एक तो आप प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा जो आपने परचेस कर रहे हैं, क्या क्या पीडीएफ फॉर्म में भी आप मतलब कोई है जिसके चार्जेबल प्राइस में आप दे रहे हो या ऐसा? नहीं, हमारी जो हैंड रिटन नोट्स वाले नोट्स होते हैं, जो बेसिकली हैंड रिटन बुक है, वो बुक इज ओनली अवेलेबल इन हार्ड कॉपी, नॉट इन सॉफ्ट कॉपी, बिकॉज हार्ड और सॉफ्ट कॉपी तो बस 2 मिनट में ऐसे स्कैटर हो जाती है, खत्म, और मेरी मेहनत ऐसे गई पानी में।
तो अभी हमारी कॉस्टिंग है 499 इज आवर कॉस्टिंग बिकॉज वी आर गिविंग द कलरफुल नोट्स टू द स्टूडेंट्स, तो हमें उसको एट कॉस्ट दे रहे हैं, दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। तो कॉस्ट प्लस द कोरियर चार्जेस, उस पर हमें 499 आ रहा है ये, तो हम 499 पे दे रहे हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स विल बी हैविंग दिस सेम प्रोडक्ट ऑन 799 एंड द MRP ऑफ द प्रोडक्ट इज 999। हम हैंड रिटन नोट्स में सारे ये हिंट्स वगैरह है क्या, टिप्स? जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको एक आज टॉपिक कराया लिमिटेशंस, इसका निमोनिक क्या था, C⁴ so it is very easy to even include these kinds of topic mnemonics into the notes। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक निमोनिक कराया था MMMT, है ना, रिसोर्सेज में क्या क्या था, मनी, मैन पावर, मटेरियल, टेक्नोलॉजी। तो जो ऐसे वाले निमोनिक्स हैं दीज आर इंक्लूडेड। बट जैसे मैंने आपको भी कराया बंदा गोवा जाने में प्रो है, ऐसे करके मेरे हर एक चैप्टर में ना एक से दो स्टोरीज है। वो स्टोरीज मैंने नहीं डाली है बिकॉज मैंने कुछ पार्ट अपने क्लासेस के लिए भी रखा है ऑफ कोर्स, राइट। तो ये स्टोरीज मैं याद कराती हूँ, फिर मैं बच्चों से लिखवाती हूँ। अगर बच्चों को पहले ही मिल जाएंगी तो बच्चा क्या ही करेगा, समझेगा भी नहीं उसको। तो आपको स्टोरीज नहीं मिलेंगी बट निमोनिक्स वगैरह सारे मिलेंगे। तो ये है, और आप क्लास में बैठ के अगर आप उसको ऑर्डर करते हो, मैं जो है आपको बता देती हूँ कि जितने मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सबसे पहले जो है हमें ऑर्डर प्लेस कर रखा है। फिर हमारा फास्ट ट्रैक बैच जो है वो लॉन्च हुआ है, उसके लिए बच्चों ने प्लेसमेंट कर रखी है। तो वी विल बी गिविंग द प्रेफरेंसेस टू द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, ताकि अगर उनको हेल्प चाहिए मेरे हैंड रिटन नोट से तो उनको पहले हम डिलीवर कराएंगे। हमारे लॉट्स जो जाएंगे पहले रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को जाएंगे, उसके बाद मान लो उन्होंने हमसे क्लासेस नहीं लिए, खाली नोट्स लिए हैं, तो फिर हम उनको प्रेफरेंसेस देंगे क्योंकि उन्होंने हमसे क्लासेस नहीं लिया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, राइट। तो पहले जो बच्चा Yes, हमसे ma'am. पढ़ रहा है उसको हम प्रेफरेंस देंगे ओवर अदर्स, एंड उसमें भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होगा। जिसने पहले परचेज कर रखा होगा उसको पहले डिस्पैच जाएगा। देयर इज अ प्रॉपर लिस्ट टू इट। अभी परसों तक तो 250 था, अभी शायद 350 क्रॉस हो चुका है। तो वी विल बी गोइंग विद द लॉट्स, तो हम लॉट्स पे जाने वाले हैं। एनी अदर मैम डाउट्स? आपके लास्ट टाइम नोट्स थे वैसे ही रहेंगे ये भी इससे handwritten? सुपीरियर है, इससे बेटर है, और बेटर वर्जन है। झलक देखने के लिए 26 जनवरी को यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन करें, झलक मिल जाएगी आप। बट वो झलक पेमेंट 300 रुपये का महंगी होगी। 500 रुपये की जगह आपको 800 रुपये के नोट्स पड़ेंगे, वो झलक 300 रुपये की है। मैम पेमेंट कहाँ करनी है उसकी? जिस नंबर पे आपने अपनी क्लासेस के लिए पेमेंट किया होगा, उस स्कैन कोड आया होगा या जो भी आया होगा, सेम उसी पे आप पेमेंट करके सर को स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। एंड आपका इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से ही है, आपने गूगल फॉर्म भर रखा है, तो प्रोबेबली उससे काम चल जाएगा। अगर आपके एड्रेस में चेंज होता है तो सर आपसे खुद पूछते हैं, आपको नेक्स्ट गूगल फॉर्म भराया जाता है। हो सकता है आपके एड्रेस में चेंज, आपको डिलीवरी कहीं और चाहिए हो, तो दैट श्योर वे मैम। सर बात कर लेते हैं। सॉरी 499 ना? हाँ 999 कर दे, सही रहेगा। थोड़े बच्चों कोई का काम दिक्कत हो नहीं है। जाएगा। हाँ 9 बच्चे और फिट हो जाएंगे उसके अंदर। ओके अच्छा चलो, मैम लिमिटेशंस का एक बारी मैं यहाँ से करा देती हूँ बेटा। ये देखो, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ बेटा। जो लिमिटेशंस है यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ना बहुत सारा कंटेंट मिला है। देखो लिमिटेशंस में है ना कितने बड़े बड़े पैराग्राफ है। देखो एक कॉस्टली प्रोसेस को लेकर कितना बड़ा पैराग्राफ दे दिया उन्होंने, राइट, है ना बहुत बड़ा पैराग्राफ। Yes, ma'am. तो आपने क्या करना है बेटा, आपने इसको इतने बड़े पैराग्राफ से नहीं पढ़ना। इसका जो है ना पीछे एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका पीछे एक क्वेश्चन दे रखा है स्टडी मैट का, ठीक है। स्टडी मैट में जो पीछे स्टडी मैट का क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर भी दे रखा है। जितना वो कंटेंट है दैट इज सफिशिएंट। तो आप जाके देखेंगे उसकी लेंथ कंपैरेटिवली छोटी है इसकी लेंथ से। Hence the tip for the day is whenever there is a question at the back of the study mat, उस टॉपिक को आप वहां से कवर करें, ना कि स्टडी मैट से। Yes, ma'am. डन। जो बच्चों को स्टडी मैट पसंद नहीं है, जिनको वो अच्छा नहीं लगता, जिनको वाइब नहीं आती, वो नोट्स रेफर कर सकते हैं। जिनको वाइब आ रही है स्टडी मैट से, उनको गुड टू गो विद द स्टडी मैट। ध्यान रखना बस मैम एग्जाम आपके टाइम के नोट्स में लिए। भी क्वेश्चंस कवर्ड है? नहीं देयर आर ओनली नोट्स, क्वेश्चंस हमें स्टडी मैट के ही करने हैं, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ। एट लास्ट Yeah, अगर मैं आपको बोलूं एग्जाम टाइम के लिए माय नोट्स प्लस स्टडी मैट के क्वेश्चन आंसर्स प्लस जो मैं टेस्ट सीरीज बच्चों को दे रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहती हूँ जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में ऐड हुए हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस नहीं है क्वेश्चंस। तो उन टॉपिक्स पर मैं मेरे टेस्ट पेपर में जो है बच्चों को क्वेश्चंस फ्रेम करके देती हूँ और आंसर्स डिस्कस करती हूँ।
तो नए वाले टॉपिक्स में क्योंकि क्वेश्चंस है ही नहीं हमारे पास, ऑब्वियसली कहाँ से आएंगे, राइट? तो वो मैं फ्रेम करती हूँ टेस्ट पेपर्स में और बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई बच्चे के लिए मैं बोलूँ तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हैंड रिटन नोट्स और साथ में स्टडी मैट के क्वेश्चन आंसर्स एंड प्लस जो टेस्ट पेपर्स मैं बना रही हूँ 5 टेस्ट पेपर्स, वो 5 टेस्ट पेपर्स प्लस द MCQ सेशंस जो मैं बच्चों को करा रही हूँ, होल सम डन। इससे इसकी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप जितना आगे बढ़ते रहोगे उतना आपको मार्क्स मिलते रहेंगे, जितनी चीज़ें आप ज़्यादा करते रहोगे। तो अगर आप ये सारी कर लेते हो तो 50 में से 40 बहुत आराम से आ जाएंगे। एग्जाम टाइम में आपको मुश्किल से, मैं आपको बताऊं, 10 घंटा बस आपको देना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को। 5 चैप्टर है, 5 दूनी 10 घंटे में आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में रैप अप कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट माय विजन टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट। MCQ सेशंस यूट्यूब पे होते हैं बेटा। मैम बुक तो ऑर्डर की है, बुक आने में भी टाइम है। तो ये जो ICI के जो नोट्स हैं, एक्चुअली ये वाले जो आपने ICI के जो हाईलाइट वाले किए थे ना, नोट्स हैं, हाईलाइटेड वाले। हाँ, मैंने कल इसलिए नहीं भेजे थे, कल का कंटेंट बहुत कम था, कुछ पढ़ाया नहीं था मैंने, राइट? तो आज मैं आपको जो मैंने मार्क कर रखा है सारा कंटेंट, पूरा स्टडी मैट मैंने मार्क कर रखा है, मैं पूरा ही भेज दूंगी आपके पास। आपका है, आप उसमें मार्क कर लीजिए, नहीं है तो मेरे वाले का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, सिंपल, उससे पढ़ मैं वही लीजिए, करूंगा उतना मैम, बहुत क्योंकि है। बुक कब तक आएगा, बुक के भरोसे बैठ नहीं सही सकते। बात है, बिल्कुल सही बात है। इवन ICI भी कब तक बुक भेजेगा नहीं पता है, लिटरली नहीं पता है, क्योंकि उसके पास ही बहुत सारा वर्कलोड हो रखा है। हम सभी लोग ऐसे हैं कि हम खुद ICI पर भेज रहे हैं और बच्चे हम पे भेज रहे हैं, बस सब ये यूं ही चल रहा है बस। मैम मैंने फोन किया तो वो लोग बोलते हैं कि स्टॉक खत्म हो गया है। ऐसे कैसे हो जाता है, स्टॉक खत्म हो जाता है? किस हिसाब से सोच के नहीं बनाते? हाँ, नहीं बनाते, कई बारी नहीं बनाते। अभी मेरे को लगा 250 बच्चों का बैच बनाया, 250 बुक्स प्रिंट करा लेते हैं। मेरे साथ भी तो यही हुआ, 250 बच्चों का बैच, 250 बुक्स प्रिंट करा लेते हैं। मैं ठीक है, ओके फाइन। अब मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला। आई वॉज ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड, आई वॉज नॉट हैविंग दैट नो दैट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इन माई हेड की ऐसा कुछ भी लगने वाला है। बट नाउ आई हैव टू डू इट, and when I'm providing the students at cost, at break even, 499 is a break even. I'm not earning something, but my costing is involved, full thing. टेस्ट सीरीज मैं रेगुलर वाले बच्चों को देती हूँ। टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं होता कि हम एक एक कॉपी चेक करते हैं। टेस्ट सीरीज के अंदर मैं टेस्ट पेपर बच्चों को सेंड कराती हूँ, बच्चा अपने एंड से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करता है। उसके बाद जो होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मेरे को सेंड कर देते हैं, हमारी ईमेल आईडी पर सेंड कर देते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो मैं उनकी कॉपीज लेकर एज अ स्पेसिमेन पूरी की पूरी वीडियो में समझाती हूँ कि इसका आंसर ये बच्चे ने ऐसे लिखा, इसमें ये गलतियां थी। मैं गलतियां वाली कॉपी पकड़ती हूँ और सिमिलरली अगर कोई कॉपी में अच्छा आंसर लिखा होता है तो ये बताती हूँ कि इसका आंसर आपको ऐसे ही लिखना चाहिए, इस बच्चे की तरह लिखना चाहिए। तो दैट इज मोर ऑफ दी ऑडिटिंग क्लास। हम ऑडिट करते हैं बच्चों के आंसर्स का। तो मैं इसमें 7 से 10 शीट्स का लेकर आगे चल देती हूँ, ठीक है? तो आपको जो है अगर उसकी वीडियोस चाहिए तो वो वीडियोस आपको मिल सकती हैं। दैट इज व्हाट द होल सिनेरियो है, ओके? क्योंकि हम वो हमारा रेगुलर बैच का मतलब ही क्या है? 65 घंटे का बैच दे रहे हैं तो मतलब क्या है? कुछ तो वहाँ एक्स्ट्रा जा रहा है ना। प्लस मैं वहाँ पे आप बच्चों को देती हूँ मेगा रिविजन्स, हर चैप्टर के बाद में आपको रिविजन करवाती हूँ। यहाँ पर आपको साथ साथ करा रही हूँ वो चीज़, वहाँ पर लास्ट में कराती हूँ, यहाँ पर साथ साथ करा रही हूँ। वहाँ पर समझाने में ज़्यादा टाइम जाता है, बट अगर आप इस स्पीड से खुश हैं तो गुड टू गो विद द फास्ट ट्रैक। समझ में आ रहा है ना? सब कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? यस मैम। ठीक है, डन है। रिफंड पॉलिसी नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि हाँ छवि बीच बीच में मैं आपको प्रेजेंटेशन की टिप्स देती रहती हूँ, बाय द वे, आपको पता होगा, आज भी दी है मैंने, बीच बीच में देती रहूँगी। और क्या बोलते हैं, स्टिल एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन टिप जो है हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर है, एग्जैक्ट, जिसमें हम वेटेज वाइज जो है आंसर को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आंसर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उस पर डिपेंड करती है आपकी प्रेजेंटेशन। ठीक है, डन।